लेजर लाइट को इंसिडेंट किया इस पॉलिश्ड प्लेट पे तो ये है एक पानी का ग्लास, ये है एक पेन, जो कि अभी तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इस ग्लास में जाएगा देखो इसमें क्या हो जाता है। हो गया टेढ़ा सा। यार कल रात मुझे एकदम से बहुत तेज प्यास लगी, तो मैं उठा, सब तरफ अंधेरा था रूम में, तो एकदम से जैसे ही मैं पानी लेने के लिए बढ़ा ना, मेरे घुटने में चेयर की ठोकर लग गई। तब जाके मुझे लाइट की असली अहमियत के बारे में पता लगा। इसीलिए आज सुबह सुबह फटाफट तुम लोगों के लिए लाइट का वन शॉट भी लेके आ गया हूं। तो यार अगर तुम लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इससे बेटर कहीं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे दिमाग में ना घुस पाए। अगर रह जाए तो कमेंट में बता देना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर तुमने ये चैप्टर कहीं पढ़ रखा है अपने कोचिंग में या अपने स्कूल में, तो इस सेशन से बेटर तुम्हारा रिवीजन कहीं नहीं होने वाला है। तो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं लाइट की कहानी, क्योंकि हमारे यूनिट टेस्ट, हमारे मिड टर्म्स, हमारे बोर्ड एग्जाम, सब में ये चैप्टर आने वाला है और बहुत अच्छी वेटेज के साथ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यार लाइट, पहले देख लेते हैं क्विक रिकॉल कि हमने क्या क्या पहले पढ़ रखा है, क्योंकि हम 8th में ही पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, 9th में भी, और अब 10th में ही पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं और बाद में देखेंगे क्या क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज लाइट? यार लाइट के बारे में 70 बार सुना है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। आज इसको विजुअलाइज करते हैं। कैसे? इसकी मदद से। ये क्या है भाई साहब? ये सन है एनर्जी का गोला। हमें पता है कि कंटिन्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे सन के ऊपर, यानी कि कंटिन्यूस एनर्जी बन रही है सन पे। अब ये सन उस एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करता है? देखो इस तरह से, अपनी लाइट के फॉर्म में। तभी तो पूरे सोलर सिस्टम को लाइट करा हुआ है सन, और साथ साथ अपनी हीट के फॉर्म में। सनलाइट में लाइट और हीट दोनों ही होती है ना। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, जब सन जैसी चीज अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेफिनेटली। तो भाई ये पहली लाइन तो क्लियर हो गई। अब एनर्जी से काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि एनर्जी तो साउंड भी होती है जो हमें सुनने में मदद करती है, लेकिन लाइट एक ऐसी टाइप की एनर्जी है जो यार हमें देखने में मदद करती है। रात में लाइट बंद थी मेरे कमरे की, इसी वजह से तो ठोकर लग गई, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। अगर जलती होती तो मैं देख लेता। तो यही है भाई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स और दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। समझ गए? चलो जी नेक्स्ट। यार रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये क्या बवाल है यार? रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। 9th में पढ़ा होगा अगर मोशन चैप्टर तुमने, तो तुम्हें पता होगा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। वो घोड़ा देखा है तुमने तांगे वाला, उसके ऐसे 2 पट्टे लगे होते हैं, वो सीधा ही जाता है। ऐसे लाइट के भी बचपन से ही लगे हुए हैं, वो हमेशा सीधे जाती है। कब तक? ये देखेंगे, ठीक है। फिर इट फॉर्म्स शैडो। यार लाइट शैडो बनाती है। 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हमने देखे थे, याद करो पिछली क्लासेस में। एक होता था हमारा ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसलूसेंट, और फिर होता था ओपेक। सब डिपेंड करता था कि लाइट कितनी अलाउ कर रहे हैं अपने में से पास करने को, है ना। ट्रांसपेरेंट 100% लाइट पास करता था, ट्रांसलूसेंट पार्शियल पर लाइट पास करता था, और ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल लाइट पास नहीं करता था। जैसे कि ये बॉल, ये बिल्कुल लाइट पास नहीं कर रही है, इसीलिए लाइट सोर्स का रास्ता रोक ले रही है ये, और इसी वजह से इसके पीछे एक डार्क पैच आ रहा है जिसको हम कहते हैं शैडो। तो भाई ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। अब जो नहीं पढ़ा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यार लाइट का नेचर, लाइट के नेचर को लेके ना हमेशा कंफ्यूजन रही है, डिबेट्स रही हैं। पहले पुराने जमाने में लोग मानते थे लाइट जो है ना वो वेव की तरह चलती है, कुछ इस तरह से, देखो झूमते झूमते, है ना, पानी की लहर की तरह। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे, कुछ सेटअप्स ऐसे करे गए थे जो तभी पॉसिबल थे जब लाइट एज अ वेव ट्रैवल करे। देखो कौन कौन से? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये तभी हो सकता था जब लाइट एज अ वेव ट्रैवल करे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी, ये सब हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, 12th क्लास में, ठीक है। पता होना चाहिए भाई क्या होता है। तो यार इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कहा जाता था लाइट एज अ वेव की तरह चलती है। फिर आए हमारे महाशय, कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन साहब। यार नोबेल पुरस्कार विजेता है, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट ही एक ऐसा सेटअप था जो तभी पॉसिबल था जब लाइट वेव नहीं पार्टिकल की तरह चले। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है ना, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि लाइट वेव का तो पता नहीं लेकिन पार्टिकल की तरह जरूर चलती है। देख रहे हो छोटे छोटे से पार्टिकल उड़ते हुए जा रहे हैं। इन पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन, यानी कि एनर्जी पैकेट्स फोटॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो यार अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, अब डिबेट हो गई भाई। पुराने लोग कह रहे हैं जो फिजिक्स अब तक पढ़ते आ रहे थे कि भाई लाइट चलती है वेव की तरह। ये भाई साहब अभी बुड्ढे दिख रहे हैं, उस समय यंग थे, तो ये कह रहे थे यंग नौजवान लड़के कि भाई लाइट चलती है पार्टिकल की तरह। लड़ाई होने लगी। अब एक बीच में एक डिस्कशन किया गया जिसमें दोनों पार्टीज को बैठाया गया, सुलटाया गया मामला, और ये डिस्कस हुआ, ये डिसाइड हुआ कि लाइट है ना दोनों तरह से चलती है। लाइट का डुअलिटी वाला नेचर है, यानी दो टाइप का नेचर है। जैसे हम लोगों का होता है वैसा ही हम लोगों का कैसे। अरे यार तुम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, मैं अपनी बताता हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, पापा के साइड के वाले रिलेटिव्स के यहाँ, तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, फोन चलाता रहता हूँ, या मतलब ज्यादा कुछ खी फीफी नहीं करता हूँ। तो उनको लगता है कितना सीधा लड़का है, एकदम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा। खैर जो भी है, तो उनको तो यही लगता है ना, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूँ। अब वहीं पे अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ कहीं घूमने, पार्टी करने, कुछ भी करने, तो मस्त नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं ना, तो वहां पे मेरा नेचर अलग हो जाता है, मेरी सराउंडिंग की वजह से यहाँ पे अलग। तो ऐसे ही लाइट, जैसे लाइट की सराउंडिंग होगी वैसे लाइट का नेचर होगा। कहीं पे वो वेव बन जाती है, कहीं पे वो पार्टिकल बन जाता है। तो ये डिस्कस हुआ, ये इसका निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का। तब से लाइट के डुअल नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। समझ में आई कहानी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे कि भाई हम देखते कैसे हैं। देखेंगे ये कि हम भाई देखते कैसे हैं। तो हम देखते हैं, देखो दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ये पता है तुमको, मतलब दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अभी जो हमने देखे थे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, वो तो अलग हो गई। अब कि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं खुद की या नहीं, तो लाइट प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा सन। सन एक हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे ये दिख रहा है। तो अब इन चीजों को कैसे देखते हैं? अच्छा तुमने मूवीज में देखा होगा, सुपरमैन वाली मूवी देखी तुमने, कि सुपरमैन की आंखों से लेजर जाती है और जाके वो किसी को जला देती है, आग लगा देती है, भस्म कर देती है। तो हम वही सोचने लगते हैं कि हमारी आंखों से लेजर जाती होगी और फिर जाके हमें जैसी वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी वैसे हमें चीज दिखने लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका उल्टा होता है। वो ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक रेज आती हैं, जब वो ऑब्जेक्ट से रेस हमारी आंखों पे पहुंचती है तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। ये होती है असली कहानी। तो ऐसे ही अगर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये सन है, इससे जो रेज आएंगी ना, वो हमारे भाई साहब कालू भाई साहब के आंखों पर जब गिरेंगी तब जाके इन भाई साहब को ये सन दिख पाएगा। ये होता है ल्यूमिनस के ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के केसेस में, जैसे कि सन हो गया, लाइट बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कैंडल वाली जो फ्लेम होती है वो हो गई, ये सब खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब हर चीज तो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, तो जो दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे मैं, तुम, तुम्हारा फ्लोर, तुम्हारी दीवारें, तुम्हारी टेबल, ये सारे हो गए नॉन ल्यूमिनस क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन दिख तो रहे हैं फिर भी। मैं तुमको देख पा रहा हूं, तुम मुझे देख पा रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब ये वाली कहानी होती है। जैसे ये हमारी सुंदर कन्या, ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कालू फिर भी इसे देख पा रहा है। कैसे? ये ऐसे पॉसिबल है जब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इन सुंदर कन्या पे गिरेगी, इस पे टकराएगी, उछलेगी, कूदेगी और फिर जाके इस कालू की आंखों में आके गिर जाएगी। तो मतलब लाइट तो सुंदर कन्या से ही आ रही है, लेकिन वो सुंदर कन्या की खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट है। अगर ये सन को गायब कर दो ना तुम, इस सन को गायब कर दो तुम, तो सुंदर कन्या कालू को नहीं दिख पाएगी। यही तो होता है, जब अंधेरा होता है तो तुम सामने वाले को नहीं देख पाते हो। तो यही सीन होता है, इस तरह से हम चीजें देखते हैं। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा डीप में। जो हमने देखा ना अभी लाइट उछल कूद कर रही थी, मचा रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो डीप अंडरस्टैंडिंग में इस फिनोमिना को, या साइंस के टर्म्स में इस उछल कूद वाले फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये साइंटिफिक टर्म है, पढ़ रखा है हमने, ये भी फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का उछलना कूदना। यार अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तुम लोग क्रिकेट विकेट खेलते हो क्या? मेरे को तो बहुत मजा आता है क्रिकेट खेलने में, सुबह सुबह जाते थे यार गर्मियों की छुट्टियों में। तो अक्सर खैर फील्डिंग ही मिलती थी, ना बैटिंग मिलती थी, ना बॉलिंग मिलती थी। कोई बात नहीं, बॉल मेरी थी इसलिए फील्डिंग मिल जाती थी। तो यार खाली मेरे पे बॉल थी तो मैं क्या करता रहता था, घर पे बैठे बैठे या ग्राउंड में ऐसे टप करके फेंकता था, कैच कर लेता था, फिर टप करता था, फिर कैच कर लेता था। तो ये जो उछलना कूदना बॉल का हो रहा है ना, इसको अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में बोलूं तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। लेकिन अगर लाइट के साथ यही उछलना कूदने वाला फिनोमेना होता है तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे? यानी लाइट का उछलना कूदना। देखो ये तुम्हारी लाइट आती है, ये तुम्हारी लाइट आती है,
गिरती है किसी सरफेस पे, कौन सा सरफेस है, ये कोई सरफेस है तुम्हारा, ठीक है, ये किसी सरफेस पे अगर तुम्हारी लाइट गिरती है तो इस आने वाली लाइट को मैं कहता हूं इंसिडेंट रे। लाइट जो होती है वो रे के फॉर्म में ही आती है, तो आने वाली लाइट को मैं कहता हूं इंसिडेंट रे। जहां पे ये गिर रही है यहीं पे टकरा के वापस उछलेगी भी, तो ये उछलती हुई जो लाइट जाती है ना, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पे ये गिरी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाती है, एकदम स्ट्रेट सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और इसको मैं कहता हूं नॉर्मल, एन से रिप्रेजेंट करता हूं इसको, ठीक है। तो ये भाई मेरी छोटी सी टर्मिनोलॉजी हो जाती है रिफ्लेक्शन के केस में। जिस पॉइंट पे ये गिर रही है ना, इसको मैं कहता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस यहीं पे हो रहा है ना, इंसिडेंस मतलब गिरना या आना, है ना, ऐसे कह सकते हैं। अब कुछ एंगल्स भी होते हैं, तो ये तो कुल फिनोमेना हो जाता है मेरा रिफ्लेक्शन का, और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हो जाती है। इसमें कुछ एंगल्स भी होते हैं, उन एंगल्स को भी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला तुम्हें दिख रहा है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इसको मैं कहता हूं आई, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये किसके बीच में बन रहा है, फटाफट से बताओ जरा, किन दो रेस के बीच में बन रहा है ये हमेशा ही बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। याद रखना इस चीज को, फिर से सुन लो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है भाई। दूसरा, ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल, इसको मैं कहता हूं आर। ये किसके बीच में बन रहा है, ये बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। लिख देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भाई कुछ तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज हो गई, बहुत काम की हैं। क्यों बहुत काम की हैं, जब हम कुछ लॉस पढ़ेंगे ना रिफ्लेक्शन के, तब ये बहुत काम आएंगी। तो भाई इस तरह से अगर हम टॉर्च से लाइट डालेंगे किसी सरफेस पे, तो वो इस तरह से कूद के वापस चली जाती है, यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आओ इसको एक छोटी सी एक्टिविटी की मदद से देखते हैं। मेरे पास है एक स्टील की पॉलिश प्लेट और साथ में एक लेजर लाइट। तो आओ वेरीफाई करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को इनकी मदद से। तो मैंने जैसे ही लेजर लाइट को इंसिडेंट किया इस पॉलिश्ड प्लेट पे, तो मुझे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ विजिबल होने लगा। अब जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होने लगेगा। दिख रहा है आप लोगों को चेंज होते हुए? नहीं दिख रहा। देखा भाई, है मजेदार चीज। तो यार लेजर से हम ऐसी चीजें कर सकते हैं, ट्राई करना, गर्मियों की छुट्टियां हैं, एंजॉय करना। चलो भाई, तो भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, बहुत सिंपल, पढ़ रखे हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे। कैसे, पहला लॉ यार आई इक्वल टू आर, सिंपल सा पहला लॉ है आई इक्वल टू आर। क्या, यहां लिख लेते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जरा पढ़ लो डेफिनेशन, क्या लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट भी यही लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भाई ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये क्या सब जगह फॉलो होते हैं, हर टाइप के रिफ्लेक्शन पे फॉलो होते हैं, या सिर्फ प्लेन सर्फेसेस, सिर्फ मिरर्स पे, सिर्फ ग्लासेस पे फॉलो होते हैं? नहीं, ये क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन की बात थोड़ी ना हो रही है, ये जनरली सभी पे फॉलो होते हैं। जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां वहां ये लॉ लग रहा होगा, समझ गए। तो पहला आई इक्वल टू आर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल से स्टेटमेंट में लिख दो, काम खत्म। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारी की सारी एक ही प्लेन पे आनी है। मतलब ये कि अगर तेरा ये प्लेन है, प्लेन क्या होता है, एक 2D फिगर होती है जिसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, लेकिन डेप्थ नहीं होती है या हाइट नहीं होती है, तो ये एक प्लेन है। तो यहां पे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, नॉर्मल सीधी चली जा रही है, सब एक 2D प्लेन में हो रहा है। कोई बाहर जा रहा है, ना कोई अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि कोई अपना प्लेन चेंज बिल्कुल नहीं करेगा, समझ गए। ये होता है सेकंड लॉ। तो ऐसे हम
दोनों लॉज हमने पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ये भाई डायग्राम भी दिया है अच्छे से, चाहे तो इसको एक बार देख लो। ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये आई आर, तो आई इक्वल्स टू आर, ये हमारा लॉ होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना अगर रिफ्लेक्शन पे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि भाई ये आई इक्वल्स टू आर लगा के सॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि आई कौन सा एंगल है, आर कौन सा एंगल है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी, अब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन तुमने कहां देखा ये बताओ मुझे। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन देखा तो सभी ने है ना, इमेजेस बनती हुई अपनी रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंब कहते हैं हिंदी में, सबने देखा है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां देखा है मैं बताऊं। सबसे पहले सुबह उठ के जब तुम जाते हो ना वॉशरूम में से नहा धो के निकल के आते हो और बाल काटते हो अपने, सस्ते सवरते हो कि भाई आज तो स्कूल में जाके प्रिया इंतजार कर रही होगी, फटाफट से चलते हैं, या अंजलि इंतजार कर रही होगी। तो भाई जब इस टाइप से तुम तैयार व्यार होते हो ना, बाल काटते हो, या लड़कियां अपने बाल संवारती है मस्त, तो यार उस केस में जो तुम शीशे में देख रहे हो ना, अपने मिरर में देख रहे हो, वो तुम अपनी इमेज देख रहे हो, मतलब रिफ्लेक्टेड इमेज दिख रहे हो, वो खुद को नहीं देख रहे हो, वो तुम्हारी इमेज है। समझ गए? तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन हम प्लेन मिरर्स में देखते हैं। किसमें? प्लेन मिरर्स में देखते हैं। अब ये प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं, ये कैसी बनती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। अच्छा, इमेजेस से याद आया, इमेज के बारे में तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। जो इमेज होती है ना हमारी, यहां लिख लेते हैं, जो इमेज होती है ना, ये दो टाइप की इमेजेस होती हैं। इमेजेस दो टाइप की होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। कैसे? लिख लेते हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल मतलब असली और वर्चुअल मतलब नकली। हाँ, अब सेंस भी वही है। रियल में क्या होता है, जो रेज ऑफ लाइट होती है ना, वो रियलिटी में मिलती हैं, रियलिटी असलियत में मिलती हैं। और वर्चुअल में नकली, बस ऐसे ही जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, बिल्कुल मन नहीं है मिलने का लेकिन फिर भी कोशिश करी जा रही है और मिला दिया जा रहा है, तो वो वर्चुअल हो जाती है। ठीक है, तो जहां जहां हम ये डिस्कस करेंगे ना कि यहाँ पे रियल बन रही है, यहाँ पे वर्चुअल, तो वहां पे देखेंगे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही है। अब रियल का एक पार्टनर होता है, पार्टनर इन क्राइम, BFF कह लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो, कुछ भी कह लो। रियल और इन्वर्टेड ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ साथ। इनकी बहुत तगड़ी जोड़ी है भाई, बिल्कुल नहीं टूटने वाली ऐसी जोड़ी है। जहां रियल वहां इन्वर्टेड, जहां इन्वर्टेड वहां रियल, ऐसे साथ साथ रहेंगे। ऐसे ही वर्चुअल अकेला नहीं है, वर्चुअल भी अकेला नहीं है, वर्चुअल के साथ भी उसका कोई पार्टनर है। वो कौन है? वर्चुअल और इरेक्ट। अब इस इरेक्ट का दूसरा नाम होता है अपराइट। ठीक है, कहीं तुम्हें अपराइट लिखा दिख जाए, तुम कहो सर ने तो झूठ बोल दिया है, वर्चुअल तो धोखा दे गया इरेक्ट को। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्चुअल इरेक्ट ये इसके घर का नाम है। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है। तो ये देख रहे हो भाई, सेटिंग चल रही है, तुम ही अकेले रह गए बस। इमेजेस ने भी कर लिया अपना इंतजाम। छोड़ो, खैर वो तो बात की बात है। चलो, तो अब देख लेते हैं कि यार प्लेन मिरर्स में ना इमेजेस बनती क्या है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोटी मोटी फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहली, इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। अच्छा, इरेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, सीधी सीधी। अगर मैं अपनी इमेज देख रहा हूं ना प्लेन मिरर में, तो उसका इमेज का भी सर ऊपर है, क्योंकि मेरा भी ऊपर है, और मेरे पैर नीचे, तो इमेज की भी पैर नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, सीधी सीधी है ना, वो होती है इरेक्ट। अगर इमेज मेरे को सर के बल दिखने लगे, यानी सर, इमेज के पैर ऊपर और सर नीचे दिखने लगे, उसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो जो प्लेन मिरर में तो हमें पता है कैसी इमेज दिखती है, उसका सर ऊपर ही होता है, पैर नीचे ही होते हैं, तो भाई वो होती है इरेक्ट। और इरेक्ट है तो वर्चुअल तो होना ही है, यानी नकली। ठीक है, देखो इस तरह से कुछ इमेज बनती है, इस तरह से कुछ इमेज बनती है, जो कि रेज असलियत में नहीं मिलती है, बस मिलने का नाटक करवाया जा रहा है या जबरदस्ती मिलवाया जा रहा है, इसीलिए इस तरह की इमेज बनती है, जो कि वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। दूसरा, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, मतलब अगर मैं मिरर से 2 मीटर पीछे खड़ा हूं, तो मेरी इमेज उसी मिरर से 2 मीटर उस साइड को होगी। यानी मेरे और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 + 2 यानी 4 मीटर हो गई। समझ गए? जितना दूर तुम हो मिरर से, उतना ही दूर तुम्हारी इमेज होगी सेम मिरर से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए ना? चलो जी, नेक्स्ट पे आते हैं। इमेज का साइज सेम रहेगा। अगर तुम 4 फीट के हो तो तुम्हारी इमेज भी 4 फीट की होगी, 8 फीट की नहीं हो जाएगी। कब? जब हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर्स में। अगर प्लेन मिरर्स के अलावा और मिरर्स देखेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, उसमें साइज बढ़ता घटता रहता है, लेकिन प्लेन मिरर्स में सेम साइज रहता है। कहानी सही है, सेट है। चलो जी, 3 हो गए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है यार? कभी कभी तुमने, सबसे बहुत इजी एग्जांपल, बहुत ज्यादा बार देखा हुआ, एम्बुलेंस का। यार कभी एम्बुलेंस पे ऐसे नॉर्मली जाओ, कभी किसी हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी होगी, वहां पे देखोगे उसके ऊपर लिखा होता है
है ना, व्हाइट पे रेड कलर से लिखा होता है एम्बुलेंस, मतलब कलर ले लो या टेप से किसी तरह से लिखा होता है, वो कुछ इस तरह से लिखा होता है कि नॉर्मली हमें पढ़ने में नहीं आएगा। वो ऐसा क्यों लिखते हैं, सोचा है कभी? वो ऐसा इसलिए लिखते हैं कि जब कभी तुम अपने कार ड्राइव कर रहे हो, तो मैं पापा कार ड्राइव कर रहा हूँ, तुम बगल में बैठे हो, पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही हो हॉर्न बजाते हुए या अपना सायरन बजाते हुए, तो तुम जब अपने रियर व्यू मिरर में देखो, एक रियर व्यू मिरर होता है ना कार में, साइड व्यू और रियर व्यू होते हैं, तो उनमें तुम वो जो एम्बुलेंस उल्टा पुल्टा लिखा था ना, अब तुम्हारे मिरर में टकरा के रिफ्लेक्ट होके जो उसकी इमेज बनेगी वो एकदम सीधे एम्बुलेंस बनेगी। तो वो एम्बुलेंस वाले बंदे ने पहले ही दिमाग लगा लिया कि भाई कोई अगर ट्रैफिक में मैं फंसा हूं, आगे वाली गाड़ी एम्बुलेंस पढ़ ना पाए, ऐसा ना हो कि वो पढ़ ही ना पाए और जगह ही ना दे, इसलिए उसने पहले से ही उल्टा करके लिख दिया कि अब रिफ्लेक्ट होकर सीधा हो जाए। देख लो कितना दिमाग लगाते हैं लोग, साइंस का कहां कहां इस्तेमाल होता है तुम्हें पता भी नहीं है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो ये होता है लिटरल इन्वर्जन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर मान लो तुमने मस्त शोरूम जाके शॉपिंग करके आए और वहां से तुम नाइकी की एक टी शर्ट लेके आए, और अब तुम अपने घर पे आके अपने मिरर के सामने नाइकी की टी शर्ट पहन के चेक कर रहे हो, अरे बढ़िया लग रही है ना, एकदम स्मार्ट लग रहा हूं। लेकिन वहां पे जो तुम्हें दिखेगी ना, वो जो इमेज दिखेगी वो नाइकी की ऐसी नहीं दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी? कुछ ऐसी इमेज दिखेगी तुम्हें। देख लो नाइकी का उल्टा ही कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यार ये क्यों? क्योंकि लिटरली इन्वर्ट हो गई चीजें, लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट हो गई। ये कौन करता है? क्या ये जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये करता है तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ खेलता है, इस वजह से तुम्हें ऐसी चीजें दिखती हैं। तो भाई ये होता है लिटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या नया पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टार्ट में बोला था कुछ तो नया पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा वो क्या नया है? वो है स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक मिरर हम सीधा सीधा स्ट्रेट पढ़ रहे थे, प्लेन प्लेन। अब हमने प्रेशर डाल के इसको गोल कर दिया थोड़ा सा। अब मिरर हमारा गोल हो गया है, यानी कि स्फेरिकल हो गया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैसे यार? एक हमने सबसे पहले एक हॉलो ग्लास बॉल ली, जैसे फुटबॉल होती है ना, वो रबड़ की होती है, ये हमने ग्लास की एक हॉलो बॉल ली। अब इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने ब्लेड से कुछ कट्स लगाए, इस तरह का ब्लेड जिससे ये कट जाए। कुछ एक यहां कट लगाया और कुछ एक यहां कट लगाया। ठीक है, 3 हिस्से हो गए, 1 2 3 पार्ट्स हो गए। बीच वाले पार्ट को हमने फेंक दिया, बीच वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमने फेंक दिया। पार्ट 1 और पार्ट 3 हमने ले लिया। अब इसमें क्या किया? हमने पॉलिश करी। पॉलिश क्यों करी? अरे यार नॉर्मल ग्लास जो होता है तुम्हारा, जो बड़े बड़े शोरूम के गेट्स होते हैं ना, वो एक नॉर्मल ग्लास होता है और एक तुम्हारे पास मिरर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैसे नॉर्मल ग्लास को मिरर बनाया जाए? पॉलिश करके। एक सरफेस पॉलिश करोगे तभी तो पीछे आगे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, इसीलिए ये 1 और 3 पे हमने पॉलिश करी। अगर तुम्हें स्फेरिकल मिरर का असली एग्जांपल देखना है, तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें देखना है, तो ये चम्मच देख लो। ये चम्मच जो होता है ना, ये स्टील का चम्मच जो थोड़ा साफ सुथरा हो ना, चमकता हुआ, वो बिल्कुल स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करता है। अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, अब तुमने ये सब तो कर लिया, काट पीट कर ली। उसके बाद हमें 2 सरफेसेस मिल गए, एक सरफेस ये मिल गया, एक सरफेस हमें ये मिल गया। अब हमें पॉलिश करना है। अब हमें पॉलिश करना है और पॉलिश पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का मिरर बन रहा है। अब एक बार अगर मैंने पीछे की तरफ को पॉलिश कर दी, पीछे की तरफ को मैंने अगर पॉलिश कर दी, तो आगे वाला सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, यानी कि यहां से रेज जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। ठीक है, वहीं पे अगर मैंने अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर दिया, अब इसका पीछे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, यानी कि यहां से रेज जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। अब यार हर बार मैं अपनी नोटबुक में रे डायग्राम बनाने के लिए इस तरह की 3D फिगर तो बना नहीं सकता, इसीलिए सिंपल फॉर्म में मैं ऐसे 2D फिगर बनाता हूं और जिधर पॉलिश करी है उधर को ऐसे डैश 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 लाइन खींच देता हूं, तो इसका मतलब पीछे की तरफ को पॉलिश है। ऐसे ही इसके लिए ये बना दिया और अंदर की तरफ को पॉलिश है, इसलिए अंदर की तरफ को लाइन खींच दी। अब इनके नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, सर नाम कैसे याद करें, कौन सा क्या होता है, कौन सा कैसा, जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कैसे यार? देखो ये वाला मिरर जिसमें पीछे की तरफ को पॉलिश है, अंदर आगे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का गुफा जैसा है, केव जैसा है, इसीलिए इसका नाम केव से पड़ा हुआ है। क्या है? केव, यानी गुफा। ठीक है, गुफा वाला केव है इसका नाम। समझ में आ गई? जहां केव वो कौन केव। दूसरे वाले में देखो, इसका बाहर वाला हिस्सा, यानी बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है। बाहर का मतलब क्या होता है? बाहर का मतलब होता है एक्सटीरियर वाला, और एक्सटीरियर में क्या आता है? एक्सटीरियर में एक्स आता है। तुम्हारा एक्स नहीं आएगा, ये एक्सटीरियर वाला एक्स है। जहां एक्स वहीं होगा कौन?
वहीं होगा कॉन्वेक्स। जहां एक्स वहां कॉन्वेक्स, जहां गुफा यानी केव वहां कॉनकेव। काम खत्म, चीजें क्लियर, समझ में आया? ऐसे तुम्हें याद रखनी है चीजों को। और ये होता है भाई, अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल में समझेंगे। कैसे? कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं इनके स्फेरिकल मिरर्स के लिए, वो टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा समझते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे एग्जाम में सीधे धरे रखे रखे क्वेश्चन आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन से। अगर तुम्हें आता है, और क्योंकि अच्छा आना भी चाहिए, उसके बिना तुम न्यूमेरिकल्स भी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आओ उसकी तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। तो यार टर्मिनोलॉजीज देखो, जो हमारा स्फेरिकल मिरर था ना, वो एक स्फेरिकल बॉल से लिया था, तो इस तरह की कुछ बॉल थी, उसमें से हमने मिरर लिया। अब यहां पे जो ये मिरर है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका एक सेंटर पॉइंट, जो हमने कटोरे जैसे हमारी शेप थी ना, उसका भी कुछ ना कुछ तो सेंटर पॉइंट होगा ना पीछे का। वही सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल। पोल इज ए सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर, चाहे कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, सबके लिए सेम है, ये सब सारी चीजें। दूसरा, अब जिस स्फेरिकल बॉल में से मैंने ये सब कुछ कट पिट किया है ना, उसका भी तो कोई सेंटर होगा। उस सेंटर को मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक्स्ट्रा एक टर्म मैंने जोड़ दिया, कर्वेचर, क्योंकि वो बड़ी वाले बॉल की बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जिस बड़ी सी बॉल में से तुमने ये स्फेरिकल मिरर काटा, उसका सेंटर सी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। फिर अब उस बॉल का कुछ रेडियस भी तो होगा, तो उसी रेडियस को मैं कहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पे भी एक एक्स्ट्रा टर्म कर्वेचर आ गया। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि C और P के बीच की दूरी, यानी C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P क्या है? पोल। इनके बीच की दूरी ही है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, समझ में आई कहानी? चलो जी, चौथा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट को जोड़ती हुई हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही जाती है। तो वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक P है यानी पोल। इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, उसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C एंड P, C और P से पास करती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, यही है वो लाइन। ठीक है भाई। पांचवा वो है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? एक स्फेरिकल मिरर, जैसे कि ये था स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये कटोरे सब दिख रहा है ना तुम्हें, इस कटोरे का ये वाला जो सरफेस है ना, इसका डायामीटर अगर मैं लूंगा, तो ये डायामीटर मेरे को क्या बताएगा? ये बताएगा एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर गिव्स मी द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखो लिखा है द डाया ऑफ द, अच्छा दिख नहीं रहा होगा तुमको तो मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लेना चाहे तो इसको। द डाया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द एपर्चर ऑफ द मिरर। बड़ा एपर्चर यानी बड़ा डायमीटर, बड़ा एरिया, छोटा एपर्चर नहीं, छोटा डायमीटर छोटा एरिया। अब एक टर्म और यहां पे आता है जो कि बहुत काम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग से डिफाइन होता है। कैसे? कॉनकेव हमारा जो मिरर होता है ना, इसका एक दूसरा नाम होता है, वो क्या नाम होता है? इसका घर का नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि यह कन्वर्ज करता है चीजों को। कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा ले आना, एक पॉइंट पे ले आना, तो ये चीजों को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो, जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो इस मिरर पे टकराने के बाद क्या होंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी, यानी एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो देखो आ रही है, ये ऐसे रेज आई, ये भी आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सब आई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल गई। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये पॉइंट पे जाके मिल गई। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर अ कॉनकेव मिरर। कैसे? रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉनकेव मिरर focuses or converges at a point on principal axis, that point is known as principal focus of the concave mirror। ऐसा ही सेम होता है, सेम नहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है कॉन्वेक्स में। ये अच्छा, ये कॉनकेव है मेरा, लिख देता हूं, और ये मेरा कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसका बाहर वाला। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है, घर का नाम, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर होता है, और डाइवर्जिंग मिरर का काम होता है फैलाना, डाइवर्ज करना, यानी बिखेरना। तो ये इसका काम बिखेरना है। अब जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ये उन्हें बिखेरेगा, लेकिन कैसे बिखेरेगा? कुछ रूल के हिसाब से। वो रूल ये कहता है कि भाई बिखेर तो दो तुम, लेकिन जब उन रेस को, मतलब बिखरी हुई रेस को मैं वापस पीछे खींचूं अगर, तो वो एक पॉइंट पे ही जाके मिलनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस पे। यानी कि अगर मैं इनको रेस को वापस खींच के यहां ले आऊं, तो ये सारी रेस एक पॉइंट पे मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट होगा मेरा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है,
तो ये असली फोकस नहीं होता, ये नकली फोकस होता है, यानी वर्चुअल फोकस होता है। ये वाला फोकस असली होता है, क्योंकि यहाँ पे रेज असलियत में मिल रही है, यहाँ पे रेज नकली में मिल रही है। इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा? फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, rays coming parallel to the principal axis are reflected back in such a way that when extended backwards they will meet at a point on principal axis. That point is known as principal focus of the convex mirror. ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव कॉन्वेक्स का। यहां पे एक चीज बहुत काम की होती है, वो भी देख लेते हैं यार। हमने अच्छा हाँ, एक चीज रह गई कि भाई अब ये फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी डिस्टेंस होती है ना, इसको मैं कहता हूं एक स्पेशल टर्म जो कि होता है स्मॉल एफ। ऐसे ही यहां पे भी ये फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, इसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये स्मॉल एफ है क्या चीज? ये स्मॉल एफ है फोकल लेंथ। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे हमने आर देखा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमने एफ देखा। अब इनके बीच में एक रिलेशन है। अगर तुम्हें आर पता है तो तुम एफ निकाल सकते हो, एफ पता है तो आर। कैसा रिलेशन? या जो फोकस होता है ना, ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में लाई करता है। अगर मेरा ये सी है, ये सी है, ये मेरा पोल है, तो इनके बिल्कुल बीच में यानी मिड पॉइंट में मेरा फोकस लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी ये अगर एफ है, ये अगर सी है, तो इनके बिल्कुल मिड पॉइंट में, मतलब ये पी है, ये सी है, तो मिड पॉइंट पे फोकस लाई करेगा। तो ये रिलेशन मेरे को दे देता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की लिए कहानी। लेकिन इमेज फॉर्मेशन की कहानी देखने से पहले हमें कुछ स्पेशल रेस पता होना चाहिए यार। अच्छा, इमेज बनाने के लिए कितनी रेस की जरूरत पड़ेगी? क्या लगता है तुम्हें, कितनी रेस की? 4, 8, 15, 100, 150? नहीं, देखो मिनिमम 2 रेस नहीं होती हैं, मैक्सिमम तो कितनी भी ले लो। लेकिन अपन को सिंपल से सिंपल चीजें रखनी है, क्योंकि अपने को एग्जाम में भी ये चीज करके आनी है ना। इतना टाइम होगा नहीं कि भाई 150 रेस लेके इमेज बना पाए, तो मिनिमम 2 रेस हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिनिमम 2 रेस का हमारा काम होगा। अब वो मिनिमम 2 रेस हमें कहां से मिलेंगी? वो होती हैं कुछ स्पेशल रेस। वो कुछ स्पेशल रेस होती हैं जो कि ये लिखी हैं। 4 रेस हैं, एक एक करके सब समझते हैं। पहली रे क्या है? जब कभी भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती है मिरर से। और कैसे जाती है? ये पहले हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी, हमेशा ही फोकस से पास करेगी। देखो यहां पे देख लो, अगर ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इस ऑब्जेक्ट से, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा ही फोकस से पास करती हुई जाएगी। ये फोकस पॉइंट है। ठीक है भाई, ये हो गई पहली रे। इसका उल्टा कर लेते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं, यानी कि अब रे जो है वो फोकस से पास कर रही है और फोकस से पास करती हुई आ रही है हमारे मिरर पे। अब कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके? अब ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, यानी कि पहला और दूसरा एक दूसरे के उल्टी पुल्टी है। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद होना है। और ये वाला केस तो हर बार इमेज फॉर्मेशन में काम आना है, हर बार रट जाएगा तुम्हें, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा, अगर मेरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जाती है तब क्या होगा? अगर ये रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती हुई जाती है तब क्या होगा? तब ये अपने रास्ते पर बिल्कुल जैसे गई थी वैसे ही वापस हो जाएगी। यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम स्कूल से, तुम्हारे को रिजल्ट आया, तुम फेल हो गए या बहुत कम नंबर आए, अब तुम्हें पापा के पास जाना है, उस पर साइन करवा के अगले दिन स्कूल में लेके जाना है। अब पापा जैसी घर में घुसते हैं, पापा पहले से ही मूड ऑफ, लड़ पड़ के आए कहीं अपने बॉस से। तुम गए तो रिजल्ट लेके ऐसे, लेकिन जब मूड देखा पापा का तो जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस हो गए। ऐसे ही ये सी वाली रे जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस हो जाती है। समझ में आई कहानी? चलो जी, चौथी कौन सी है? ये 3 हो गई, चौथी कौन सी है? चौथी है जब रे को पोल पर इंसिडेंट कर दिया जाता है। ये मेरा पोल है, ठीक है। अब ये रे जो है ऑब्जेक्ट से ये सीधे पोल पे इंसिडेंट होती है, तो यहां पे क्या होता है? जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है, मान लो कुछ एंगल बना रही होगी एक्स एंगल, अब ये एक्स एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो एक्स एंगल बनाते हुए ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये होता है मेरा चौथी स्पेशल रे। याद रखना, ये 4 स्पेशल रे, इन्हीं को किसी को आगे पीछे दाएं बाएं करके अपन इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं।
ठीक है, 4 स्पेशल रेज कॉनकेव के लिए, ऐसे ही 4 स्पेशल रेज होती हैं कॉन्वेक्स के लिए। कैसे? ऐसे देखो, सिंपल सी कहानी वही। अब अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तब क्या होगा? अब जैसे ये रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब क्या होगा भाई? पास करवानी है इसको फोकस से किसी भी तरीके से, तो ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी कि अगर उसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो जाकर फोकस पे मिलेगी। समझ गए कहानी? पहली रे। दूसरी रे, अगर कोई रे मेरी फोकस इस तरह से आ रही है कि वो उसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर तो वापस आ ही जाना है, लेकिन इस तरह से आ रही है कि उसको अगर एक्सटेंड किया जाएगा ना मिरर के पीछे भी, तो फोकस से पास करेगी। जैसे ये वाली रे, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये जाके फोकस पे कहीं ना कहीं टकराएगी। तो इस रे के साथ क्या हो? इस रे को यहां पे टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। याद करो, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले वाले 2 केसेस पढ़े थे ना, वैसे यहां पे भी है। ठीक है, एक फोकस से पास करते हुए निकल जा रही है और दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जा रही है, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे ही हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे, रे इमेज फॉर्मेशन देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी रे इस तरह से है कि वो जा रही है, तो अगर उसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा ना तो जाके कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जरूर मिलेगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे को क्या होता है हमें पता है, वो अपने पाथ पे अनडेविएटेड ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो ऐसे जा रही थी तो ऐसे ही वापस हो जाएगी, अनडेविएटेड। जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते वापस हो जाएगी, अनडेविएटेड बिल्कुल। ये हो गई 3 रेस। चौथी रे, अगर किसी रे को पोल पर इंसिडेंट कर दिया जाता है, पोल हमारा ये है, अगर किसी रे को पोल पर इंसिडेंट कर दिया जाता है तब क्या होता है? तब जो एंगल बनाया पोल पर इंसिडेंट रे ने, रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर इसने वाई एंगल बनाया है तो ये भी वाई एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आई कहानी? ये है भाई स्पेशल रेस फॉर कॉन्वेक्स। कॉनकेव देख लिया, कॉन्वेक्स देख लिया, अब फटाफट से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी भी है। अब फटाफट से देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव के होने वाले हैं 6 केसेस और कॉन्वेक्स के होने वाले हैं 2 केसेस। अब इनको समझेंगे भी ना, ये देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि भाई इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो 6 केसेस एक एक करके देखते हैं। एक पैटर्न हम फॉलो करेंगे। क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सबसे दूर रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, नजदीक, अब बिल्कुल लाके एक बार तो मिरर के सर पे रख देंगे। ठीक है, तो ये 6 केसेस हम देखने वाले हैं कॉनकेव के। आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब क्या? इन्फिनिटी तो वैसे ये होता है, लेकिन ये तो हो गया अनंत डिस्टेंस, लेकिन अनंत डिस्टेंस हमें नहीं जाना है। अगर मेरा मिरर छोटा सा है, इत्तू पिद्दू सा है, उसके लिए 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वैसे ही डिस्टेंस है जिसको इनफाइनाइट मिरर को लग रहा है, असलियत में है नहीं। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो रेज आती है ना, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो ये देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट करेंगी। अब बताओ तुम क्या होता है? रेस पढ़िए ना स्पेशल वाली, हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि वो फोकस से पास करती है। तो ये फोकस से पास करती हुई निकल गई। अब ये दोनों कहां मिल रहे हैं? किस पॉइंट पे? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कैसी? और लिख लेते हैं। इमेज की पोजीशन क्या है यार? एट फोकस। साइज क्या है इमेज का? यार पॉइंट पे मिल रही है, यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनने वाली है, यानी कि वेरी स्मॉल। नेचर क्या है इमेज का? यार कॉनकेव में ना हमेशा जो इमेज बनती है, देखो पहले तो रेस असलियत में मिल रही हैं, यानी कि बननी चाहिए रियल इमेज। ठीक है, और रियल होगी तो इसका मतलब इन्वर्टेड तो होगी, इन्वर्टेड यानी सर्केबल। और कॉनकेव में होता भी ऐसा ही है, हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, सिवाय एक केस को 6th वाले जो हम स्पेशली पढ़ेंगे। उसके अलावा सब में बनेगी रियल और इन्वर्टेड। मैं शॉर्ट में लिखता हूं IR और I, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है भाई। अब इसके अलावा के जो बाकी 5 केसेस है ना, वो थोड़ा मजेदार तरीके से देखेंगे। कैसे? देखते हैं। ये एक ओ फिजिक्स करके एक वेबसाइट है ना, इसके इस्तेमाल से हम देखेंगे। यहाँ पे ये एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तुम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओ फिजिक्स करके। यहाँ पे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे तुम करोगे, इसके हिसाब से तुम्हारी इमेज, ये वाली इमेज है, ये इमेज भी आगे पीछे होगी। तो आओ 5 केसेस यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या, दूसरा केस था ना अपना, ये सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड केस में आ जाओ। हाँ, सेकंड केस में हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट अभी तक इंफिनिटी पे था, अब थोड़ा सा नजदीक ले आएंगे, यानी कि बियॉन्ड सी रखेंगे। ये मेरा F है, ये मेरा C है, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बियॉन्ड C।
ठीक है भाई, ये मेरा सी है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये मेरा बियॉन्ड सी सेकंड कंडीशन वाला केस आ गया। जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, अब देखो यहां पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज बन रही है। अब फटाफट से इमेज के बारे में देखो, दो रेज निकली हैं ऑब्जेक्ट से, एक रे गई ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके मेरे फोकस से पास करती हुई निकल गई। दूसरी रे मैंने फोकस से पास करवाई और वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। ठीक है, हम दो ही रे से काम चला लेंगे, सही है। अब ये दोनों रेज यहां पे जाके मिली तो यहां पे मेरा इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी बन रही है, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। इमेज बन रही है रियल, देखो यहां लिखा है रियल बन रही है, क्योंकि असलियत में रेज मिल रही हैं, और रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है एफ और सी के बीच में। ठीक है, एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो इमेज जो बन रही है वो स्मॉल बन रही है। कैसी बन रही है, स्मॉल। अब इसको बस ऑब्जर्व कर लो, बाद में पूरा टेबुलर फॉर्म में समझ सारा डेटा सारे केसेस का दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड केस। चलो जी, अब मैं ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आऊंगा, यानी कि सी पे ले आऊंगा। तो ऑब्जेक्ट को मैं सी पर ले आता हूं, ले आया। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे थर्ड केस है, ये थर्ड केस है जहां पे ऑब्जेक्ट एट सी है। यहां पे स्पेशल क्या है, यहां पे स्पेशल ये है जिस पोजीशन पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी पोजीशन पे तुम्हारी इमेज भी बनेगी और साथ ही साथ साइज भी सेम होने वाला है। क्वेश्चन में कई बार सीधे सीधे पूछ लेता है कि साइज ऑब्जेक्ट इमेज का सेम है, तो बताओ कौन सी पोजीशन पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा था। तो ये वाला केस है वो, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारी इमेज है। अब फटाफट से देख लो, दो रेज निकाली, एक गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर गई तो यहां पे सीधे चली गई। दूसरी जो कि फोकस से पास करती है, दूसरी फोकस से पास करती है और वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, वो यहां पे दोनों रेज मिल गई, ये मेरी इमेज बन गई। इमेज देखो रेज असलियत में मिल रही है इसलिए रियल है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होना ही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज सेम है, साइज सेम है, HOHI बराबर। ये पढ़ेंगे HOHI क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन क्या है, पोजीशन एट सी ही है, यानी कि सेम पोजीशन पे जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन रही है। ये हो गया भाई थर्ड केस। अब देखते हैं फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आओ। ठीक है, फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब की बार तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होता है। सी और एफ के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है तुम्हारा सी और एफ के बीच का ऑब्जेक्ट। अब ये फोर्थ केस है, ठीक है, जो मैंने मेंशन किया था। अब यहां पे देखो दो रेज निकाली, एक गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर गई, दूसरी जो कि फोकस से पास कर रही थी और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई इस तरह से। तो ये दोनों रेज यहां पे मिल रही हैं, तो इमेज तुम्हारी ये बन रही है, ये तुम्हारी इमेज है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। रेज असलियत में मिल रही हैं, इसीलिए इमेज तो तुम्हारी रियल बननी ही बननी है, और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी ही बनेगी। इमेज की हाइट ज्यादा है, इमेज तुम्हारी बड़ी है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा छोटा है, यानी कि मैग्निफाइड इमेज बन रही है, यानी HI इज ग्रेटर देन HO, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है, पोजीशन क्या है, पोजीशन इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे तुम्हारी इमेज बन रही है ना, इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बन रही है, इमेज बियॉन्ड सी। ठीक है भाई, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई तुम्हारी इस वाले केस में। देखो मैंने बताया ना सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड बनेगी एक्सेप्ट वन केस, वो भी थोड़ी देर में देख लेंगे। चलो जी अगला बढ़ते हैं। अगले में ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आओ और आपकी बार फोकस पे रख दो, लाके कहां रख दो, फोकस पे आ जाओ, आ गए। तो अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे। ठीक है, ये पांचवा केस है, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, दो रेज निकालूंगा, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे जाएगी, फोकस से पास करते हुए, दूसरी कैसी, सी से पास करवाते हुए निकाल देता हूं, सी से पास करते हुए, और सी वाला रेज तो अनडेविएटेड भाई रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे गई थी वैसे ही आ जाती है, तो ये वैसे ही वापस हो गई। अब ये दो रेज ये जा रही है, देखो ये रेज जा रही है, ये जा रही है, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ना हर टाइम पे कांस्टेंट है। और पैरेलल रेज कहां मिलती हैं, बताओ कोई बताएगा, पैरेलल रेज कहां मिलती है, जैसे तुम और वो कहां मिलेंगे,
कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलती हैं। तो लेकिन कहा जाता है कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके मिलेंगी, तो हम भी मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके मिलेगी। इसीलिए जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। अच्छा, रियल बनेगी? हाँ, हम कह देते हैं कि भाई इनफिनिट पे मिलेगी और असलियत में मिल जाएंगी, इसीलिए रियल बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और क्या? और क्या भाई? पोजीशन क्या होगी? पोजीशन भाई इनफाइनाइट हो गई, रियल इन्वर्टेड हो गई। साइज क्या होगा? जितना ज्यादा ये दूर जाएगा, जितना ज्यादा ये दूर जाएगा, नीचे जाएगा, उतना ही तो ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाएगा। इसीलिए हाईली मैग्नीफाइड इमेज रहने वाली है। कैसी? हाईली मैग्नीफाइड इमेज रहने वाली है यहां पे। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज रहने वाली है। चलो जी, ये होगा तुम्हारे 5 केस। छठे केस पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे? अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया अपने फोकस और पोल के बीच में। ये तुम्हारा पोल है, ठीक है, ये 6th केस है। ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया, 6th केस। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। 6th केस है, स्पेशल केस है। सीधे सीधे इसके बहुत एप्लीकेशन है और न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा आते हैं इस पे बेस्ड। कैसे? देखो, यहां से मैं 2 रेज निकालूंगा। पहली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करती हुई निकल गई। दूसरी जो कि सी से पास कर रही है, ठीक है, ये सी से पास करते हुए जा रही है। ये क्या होगा? ये अनडेविएटेड पीछे की तरफ आ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अनरिफ्लेक्ट मतलब इसको बिल्कुल कुछ रिफ्लेक्शन का ज्यादा कुछ रास्ता वास्ता नहीं बदलेगा इसका, बस अपने रास्ते पे वापस हो जाएगी। अब असलियत में ये रेस देखो ऐसे जा रही हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि ये डाइवर्जिंग रेस, और डाइवर्जिंग रेस कभी नहीं मिलती हैं, यानी कि फैलती जा रही हैं। तो इनको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। इमेज तो चाहिए ना हमें, तो जबरदस्ती इमेज हम इससे लेंगे। कैसे? इनको पीछे एक्सटेंड करके। इनको हमने पीछे एक्सटेंड किया ना, जब हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो ये इस पॉइंट पे जाकर कहीं मिली, असलियत में नहीं मिली, नकली में मिली, हमने जबरदस्ती मिलाया। तो इस पॉइंट पे जाकर हमारी एक इमेज बनेगी जो कि होगी हमारी नकली इमेज, यानी कि वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है, ठीक है, ये तो पता ही है ना तुम्हें। तो ये हमारी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। साइज देखो जरा, ऑब्जेक्ट मेरा ये है छोटा सा, इमेज मेरी बड़ी बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड बनेगी। और कहां बनेगी ये बताओ? कहां बन रही है? ये बन रही है बियॉन्ड मिरर, यानी मिरर के पीछे। इकलौता कॉनकेव मिरर का केस है, इसमें मिरर के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। तो बियॉन्ड मिरर बन रही है। तो भाई ये होते हैं 6 केसेस तुम्हारे कॉनकेव के, ठीक है। समझ में आई कहानी? चलो जी, ये 6 केसेस हमने देख लिए। अब इनके बारे में थोड़ा सा आ जाओ, कहां चले गए? हाँ, ये एक टेबल है, टेबुलर डाटा है, जहां पे मैंने भाई लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इमेज कहां बनी, इमेज का नेचर कैसा बना, और ये सारे इसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं। क्योंकि ये डायग्राम्स आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें भाई बना के आने होते हैं, तुम्हें नंबर मिलते हैं इन एग्जाम्स के, इन डायग्राम्स के। तो भाई इन्हें याद कर लो, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। ये तो वही कॉनकेव की बात। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। इसको तुम उधर जाओ। हाँ, अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स में यार 2 ही केसेस हैं, एक बार ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो और एक बार ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पे भी रख दो। 2 ही हैं भाई, सिंपल याद है, सिंपल अपने को स्पेशल रेज याद है, फटाफट कर लेते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आई, रिफ्लेक्ट इस तरह से करेंगी कि उनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे जाके मिलेंगी। देखो इस पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी। तो यहाँ पे मेरी बन गई इमेज। अब ये इमेज कैसी बन रही है? इमेज का पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन एट फोकस है। साइज क्या है यार? एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, एक पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट साइज है। नेचर क्या है इमेज का? इमेज यार देखो इस पॉइंट पे मिल रही है और मिरर के पीछे, रेज असलियत में तो मिल नहीं रही है, नकली तरीके से मिल रही है, यानी कि वर्चुअल बन रही है इमेज। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट बन रही है इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट तो साथ साथ रहते ही हैं, गठबंधन है उनका, ठीक है। तो ये रहने वाली है भाई पहले केस में। दूसरा केस देख लेते हैं फटाक से। ये तो इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट। ये रख दिया मैंने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इन्फिनिटी को छोड़ के। अब यहाँ से दो रेज निकाल दो, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक फोकस से पास करती हुई। सिंपल कहानी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि उसको पीछे एक्सटेंड करने पे वो फोकस से टकरा रही होगी। तो भाई इसको एक्सटेंड किया तो ये फोकस से टकरा रही थी, इसलिए इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। दूसरी रे को फोकस से पास करवा दो, मतलब अपीयर्स टू बी पासिंग टू फोकस, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। देखो, या फिर फोकस से ना करवा के तीसरी तरीका से कर सकते हो क्या, सी से पास करवा दो। देखो हमने इस वाली रे को सी से पास करवा दिया, इसको एक्सटेंड किया तो ये सी पे जाके कहीं भी टकराएगी, और सी वाली रेस तो अनडेविएटेड ही चली जाती है, तो भाई ये अनडेविएटेड चली गई अपने रास्ते पे। अब ये दोनों रेस, ये देखो ये भी डाइवर्जिंग है, ये भी इधर को डाइवर्जिंग है, यानी कि कभी नहीं मिलेंगी आगे जाके, इसलिए इनको जबरदस्ती मिलवाना पड़ेगा। और वो कहाँ पे, वो मिरर के पीछे, जो इनकी डॉटेड रेज यहाँ पे मिल रही है। तो ये मेरी फिर दूसरी बन जाएगी इमेज। अब ये इमेज बन रही है, इसके बारे में क्या क्या पता है हमें। पोजीशन यार बियॉन्ड मिरर बन रही है, बियॉन्ड मिरर बन रही है ये इमेज। और साइज यार, इमेज मेरी ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, ठीक है, यानी स्मॉल बन रही है। नेचर यार नकली तरीके से बन रही है, तो वर्चुअल तो है ही। और देखो इसका सर भी ऊपर है, पैर नीचे, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज है, यानी कि नेचर इसका रहने वाला है वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये भाई ये हो गए हमारे केसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। समझ में आई कहानी, ये यार इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है अपने को, ठीक है। अब फटाफट से एप्लीकेशन देख लेते हैं ऑफ द कॉनकेव मिरर। यार कॉनकेव मिरर तो पढ़ लिया, अब इनकी एप्लीकेशंस कैसे होती हैं भाई। बहुत जगह एप्लीकेशंस होती है, जो टॉर्च तुम इस्तेमाल करते हो, जो तुम्हारी कार में हेडलाइट लगी हैं, जो सर्च लाइट्स होती हैं, सब जगह पे क्या होता है ना, एक तरह से इस तरह से एक मिरर होता है कॉनकेव वाला। यहाँ पे तुम्हारा एक बल्ब रखा होता है, ये कॉनकेव मिरर है, ये बल्ब रखा होता है, यहां से रेज जाती हैं और इसे टकराती हैं और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है बहुत दूर तक। और यही काम होता है लाइट्स में भी। सर्च लाइट्स का काम क्या होता है यार, बहुत दूर तक चीज़ों को विजिबल करवाना, तो ये करवाती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, सब में यही काम होता है। ये क्या है, ये शेविंग मिरर है। शेविंग मिरर यार, जो शेविंग करते टाइम ना, जब खुद से शेविंग करते हैं तो ऐसे रख के देखते हैं, ऐसे 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 करके दाढ़ी काटते हैं, तो वहां पे क्या काम होता है, सिक्स्थ वाला केस जो होता है ना तुम्हारा कॉनकेव वाला, याद करो, जिसमें ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक रखते हैं। कभी शेविंग मिरर को इतना दूर रख के नहीं दिखाया था, हमेशा पास रख के दिखाया था। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को एज एन ऑब्जेक्ट उसके फोकस और पोल के बीच में रख दिया। अब तुम्हें तुम्हारी इमेज जो है ना वो बड़ी दिखेगी और इरेक्ट दिखेगी, सीधी, यानी कि ऊपर का हिस्सा ऊपर ही दिखेगा, नीचे का हिस्सा नीचे ही दिखेगा। तो ये होता है शेविंग मिरर में एप्लीकेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। फिर ऐसे ही ये है डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट क्या गए हो कभी, दांत वांत सही करवाए हैं? कभी ब्रश व्रश ना किया हो, कीड़ा वीड़ा लग गया हो, कैविटी एविटी, तो डेंटिस्ट के जाना पड़ता है। तो वो भी एक इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जो कि एक मिरर ही होता है, वो तुम्हारे मुंह के अंदर डाल के देखता है, चेक करता है तुम्हारी कैविटीज, और उसको भी एक स्पेशल टाइप का मिरर चाहिए होता है यहाँ पे, जिससे तुम्हारी कैविटीज उसको सही से दिख पाए। वो मिरर कौन सा होगा, सोचो जरा, उसको बड़ा देखना है, यानी कि तुम्हारी दांत की, छोटा सा दांत को बड़े तरीके से देखना है, और साथ ही साथ स्ट्रेट यानी इरेक्ट देखना है, अपराइट देखना है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो कौन सा इमेज, कौन सा मिरर यूज करेगा, कॉनकेव। और सिक्स्थ वाला केस, तो ये भी यार सिक्स्थ वाले केस का ही एप्लीकेशन है। देख रहे हो सिक्स्थ वाला केस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक केस लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशंस। फिर यार ये सोलर कुकर, सोलर कुकर, सोलर कुकर पता है तुम लोगों को, स्कूल में आजकल हमारे टाइम पे तो यार प्रोजेक्ट्स होते थे सोलर कुकर बनाने के, हमने बनाया भी था। क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर ले लिया जाता है, उसको सन की तरफ करके मुंह करके रख दिया जाता है। अब सन से जो सारी रेज आती है ना, वो सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पे फोकस होती हैं, और इस सिंगल पॉइंट पे हम रख देते हैं अपना कुकर। अब ये कुकर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसमें रख देते हैं चावल, खिचड़ी पक जाती है हमारी खिचड़ी। तो यही है सोलर कुकर का सेटअप, ठीक है। और इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है किसका, कॉनकेव मिरर का। फिर ऐसे ही लेजर लाइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशन होते हैं कॉन्वेक्स के। कॉनकेव के जितने नहीं, लेकिन कुछ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि तुम्हारे कार का रियर व्यू मिरर या तुम्हारी कार का साइड व्यू मिरर, ठीक है। ये रियर व्यू मिरर होता है। तुमने कार में, अगर अपने पापा की कार में देखा हो या कहीं कार में बैठे हो तो देखा हो, ऊपर की तरफ को, ड्राइवर सीट के थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ को एक बीच में एक मिरर लगा होता है, कुछ इस तरह का। इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। इसका काम होता है पीछे के ऑब्जेक्ट्स, पीछे की कार जो आ रही है, गाड़ियां जो आ रही हैं, जो भी हो रहा है वो दिखाना, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है स्पेशल, एक वार्निंग टाइप की, कि ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग इन दिस मिरर आर बिगर देन दे एक्चुअली अपीयर। कॉन्वेक्स मिरर है ये, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही, याद करो, दो केसेस थे, दोनों ही केसेस में छोटी इमेज बना रहा था, यानी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे जितना बड़ा आपको इमेज दिख रही है ना, असलियत में जो पीछे कार है वो इससे बड़ी है।
तो ये क्या फर्क डालता है यार? देखो हमें पता है बड़ी चीज हमें दिख रही है तो समझ में आ रहा है कि पास में होगी, छोटी चीज दिख रही है तो लगता है बहुत दूर है। तो यही कंफ्यूजन ना हो जाए ना ड्राइवर को, इसलिए यहाँ पे ये लिख के रखते हैं। ठीक है, यही काम होता है रियर व्यू का और यही काम होता है साइड व्यू वाले का भी। ये वाला होता है एक सेफ्टी मिरर। सेफ्टी मिरर का काम क्या होता है? खासकर पहाड़ों में या बिल्डिंग्स में, पार्किंग्स में ये लगा दिख जाएगा तुम्हें। अब जैसे मान लो एक कोई रोड है जिसमें ऐसे टर्न है, बिल्कुल ऐसे टर्न है, ऐसे जाना है और ऐसे वाला टर्न है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें जो बंदा यहां से आ रहा है उसको नहीं पता है कि यहां पे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, एकदम ब्लैंक स्पॉट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ये मिरर लगा दिया जाता है एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए। अब इसको ये इसमें देखेगा तो इसको यहाँ की भी चीजें नजर आ जाएंगी। सिमिलरली अगर ये वाला इस मिरर में देखेगा तो इसको इधर की भी चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी मिरर की तरह काम आता है। पार्किंग्स में मिल जाएगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, जो शॉप फ्लोर्स होते हैं, वहां पर तुमको इस तरह का मिरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाई कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से देखते हैं कि यार फॉर्मूलाज का कैसे इस्तेमाल करना है। दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिरर और एक मैग्निफिकेशन। लेकिन उन फॉर्मूलाज में कुछ हम वैल्यूज पुट करते हैं। वो वैल्यूज क्या होती हैं, वो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स ये होते हैं u, v, f, h, o, h, i। साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक होता है u, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक होता है v जो कि होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एक होता है एच ओ यानी कि होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वहां पे देखो याद करो हमने लिखा था ऑब्जेक्ट हाइट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही एच आई यानी कि इमेज हाइट। और एक होता है एफ जो कि होता है फोकल लेंथ। ये तो पता ही होगा तुम्हें, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इन्हीं सारी चीजों के साइन हमें डिसाइड करने हैं। वो साइन डिसाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है। क्या करना है, एक तरीका इस्तेमाल को सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पढ़े तुमने, यानी कि ग्राफ्स वगैरह जिसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वो कार्टेशियन प्लेन को लाके अपने मिरर के ऊपर चिपका दो इस तरीके से कि उसका पोल यानी तुम्हारे मिरर का पोल और तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करें। यहां से एक चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि जो इधर वाली साइड होगी ये नेगेटिव होगी, इधर वाली साइड होगी ये पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली साइड होगी ये पॉजिटिव होगी, नीचे वाली साइड होगी ये नेगेटिव होगी। ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, सही है। दूसरी चीज क्या, ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ यानी कि कॉन्केव में इस तरफ रखेंगे। ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है डिस्टेंस हमेशा पोल से नापते हैं। डिस्टेंस हमेशा पोल से नापते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापनी है तो मैं कैसे नापूंगा? तो क्या मैं ऐसे नापूं ये डिस्टेंस? नहीं, ये डिस्टेंस नहीं होगी भाई, ऐसे नहीं नापना है मुझे। आ जाओ मिट जाओ। हाँ, ये डिस्टेंस नहीं नापना है मुझे। मैं नापूंगा पोल से इधर की तरफ, ये डिस्टेंस नापूंगा और ये मेरी होगी ये डिस्टेंस और ये मेरी होगी u। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इधर से नापूं इधर से नापूं बराबरी तो डिस्टेंस है? नहीं, बराबर नहीं है मेरे भाई, साइन का फर्क आ जाएगा। क्योंकि जब मैं पोल से इधर की तरफ आ रहा हूं यानी अपनी तरफ को आ रहा हूं तो ये कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड, इसीलिए u जो होगी वो हमेशा ही नेगेटिव होगी। समझे, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। वहीं पे अगर लेट्स से मेरी इमेज जो है ना, वो मेरी इमेज यहां बन रही है, ये मेरी इमेज बन रही है। ठीक है, ये इमेज है, तो इमेज के लिए भी मैं डिस्टेंस नापूंगा पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ को, सॉरी इमेज की तरफ को, और ये होगी v। और ये भी मैं नेगेटिव साइड में नाप रहा हूं ना, इधर की तरफ को आ रहा हूं ना पोल से, तो यानी कि v भी मेरी नेगेटिव ही होगी। अब अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा यहां कहीं पे होता है, ये फोकस होता है कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का सॉरी। तो इसकी भी ये भी डिस्टेंस मैं ऐसे ही नापूंगा और ये भी मैं नेगेटिव की तरफ को आ रहा हूं, इसीलिए ये भी फोकल लेंथ भी कॉनकेव की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव ही होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। देखो ये ऊपर है ऑब्जेक्ट तो ये पॉजिटिव होगा, ये नीचे है इमेज इसलिए ये नेगेटिव होगा। समझ में आई कहानी, समझ में आई। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन और हमारे मिरर को चिपका दो, दूसरा ऑब्जेक्ट को इस साइड रखो, तीसरा यार हमेशा सारी डिस्टेंस तुम पोल से नापो, सारी की सारी डिस्टेंस पोल से। अगर कोई चीज यहां पे होती, लेट्स से अगर कोई चीज यहां पे होती तो भी मैं ऐसे नाप रहा होता,
ठीक है, ऐसे की तरफ नाप रहा होता तो ये मेरे को पॉजिटिव साइड की तरफ आना पड़ता, तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या वो इमेज डिस्टेंस जो भी होता वो मैं पॉजिटिव लेता। ठीक है, समझ में आई कहानी। चलो ये कॉनकेव की बात हो गई, कॉन्वेक्स की देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में भी लगभग सेम रहता है, यहां पे सब कुछ सेम है, यू वी एच आई एच ओ सब सेम है, एक चीज डिफरेंट है वो है फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि u यहां पे भी नेगेटिव होगा, v यहां पे डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ यहां पे हमें पता है कॉन्वेक्स का फोकस कहीं यहां पे लाई करता है, कॉन्वेक्स का फोकस यहां लाई करता है ना। अगर मैं अब ये फोकल डिस्टेंस नापूं, फोकल लेंथ नापूं, तो मेरे को ऐसे नापनी पड़ेगी। अब इस तरफ को जा रहा हूं ना, मैं पॉजिटिव साइड की तरफ को जा रहा हूं, पॉजिटिव साइड की तरफ को, तो पॉजिटिव के लिए ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहां रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा है, तो मैं इधर से ऐसे आऊंगा, और ये क्योंकि मैं नेगेटिव की तरफ को आ रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे हो जाएगी नेगेटिव। इमेज मुझे पता है हमेशा वर्चुअल बनती है ना, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। लेट्स से मैं कह रहा हूं यहां पे मेरी इमेज बन रही है, तो इसके लिए अगर मेरे को डिस्टेंस नापनी पड़ेगी तो वो ऐसे नापनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे फोकस पोल से इमेज की तरफ को, पॉजिटिव साइड की तरफ को, तो इसलिए ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब जितने हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारी क्वांटिटीज तुम्हें इन साइंस के साथ ही लगानी है, तभी जाकर तुम्हारा सही आंसर मिल पाएगा, वरना मेहनत तो करोगे लेकिन तुम्हें रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएंगे। समझ में आई कहानी। चलो जी, अब वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिनके लिए हमने इतनी मेहनत करी। वो फॉर्मूलाज यार दो होते हैं, मैंने तुम्हें बताया, एक होता है मिरर फॉर्मूला और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है यार, कुछ नहीं, u v और f, क्या u v और f, इन तीन के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसकी मदद से अगर दो चीज दी है, तीसरी अननोन है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे होता है वो रिलेशन, कुछ इस तरह से होता है। ये होता है वो रिलेशन। इस रिलेशन की मदद से अगर मुझे एक चीज अननोन है, दो चीज गिवन है, वो मैं निकाल सकता हूं। इसमें वैल्यू मैं अलोंग विथ साइन रखूंगा, अलोंग विथ साइन मेरे को वैल्यू रखनी होगी इस वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वैल्यू रखो आंसर निकालो, ऐसा खेम है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला जो होता है वो होता है मैग्निफिकेशन। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन क्या है, थोड़ा सेंस समझ लेते हैं। यार इमेज हमारी बन रही है, ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, तो इमेज मेरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कैसे बन रही है ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, वो मेरे को मैग्निफिकेशन से पता लगेगा। मैग्निफिकेशन को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं, कैसे, ऐसे एम से। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हर बार मुझे हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो मैग्निफिकेशन में कैसे निकालूं, उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, क्या, माइनस वी अपॉन यू। अब ये चीज बहुत ज्यादा काम की बन जाती है। ठीक है, अब मुझे इन चारों चीजों, इन पांचों चीजों में से कुछ दिया हो कुछ ना दिया हो, मैं इस वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के अपनी जरूरत के हिसाब से मैं HI/HO यूज कर सकता हूं, या फिर V/U माइनस V/U यूज कर सकता हूं। अब इसकी वैल्यू जो आती है ना मैग्निफिकेशन की, वो मुझे बहुत सारी चीजें बता देती है मेरी इमेज के बारे में। कैसे, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा, इक्वल टू 1 है तब क्या होगा, और लेस देन 1 है तब क्या होगा। कैसे पता लगेगा, आओ देखते हैं। देखो, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि HI इज बिगर देन HO, यही तो मतलब हुआ ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसे समझ लो ना, HI/HO इज ग्रेटर देन 1, यानी HI इज ग्रेटर देन HO, यही तो हो गया अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। यानी हाइट ऑफ इमेज इज बिगर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरी इमेज जो है ना वो मैग्नीफाइड है। अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, यानी सेम साइज बन रही है। और ये एक ही केस में हो सकता है, बताओ कौन सा केस है वो। और लेस देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कम है, यानी कि स्मॉल बन रही है। ये हो गई भाई एक चीज कि भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू से मैं ये पता लगा सकता हूं कि इमेज का साइज क्या होने वाला है। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा और नेगेटिव है तो क्या होगा। इसमें देखो जरा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब V या U में से कोई एक चीज मेरी नेगेटिव होनी चाहिए, एक ही चीज नेगेटिव होनी चाहिए। और एक ही चीज नेगेटिव कब हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ
वर्चुअल इमेजेस के केस में, यानी कि ये बन रही है मेरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वहीं पे अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, v को और u को दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब कि माइनस साइन बाहर निकाल दूं, अगर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कट जाए तो जाके कहीं फाइनली मेरे को नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि इमेज जो बनेगी वो मेरी रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है। समझ में नहीं आएगा दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन की कहानी हो गई। तो यार अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पूरा समझ लिया, इमेज फॉर्मेशन देख लिया, अब रिफ्रैक्शन की तरफ को आ जाते हैं। वो पार्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी ये भी बहुत अच्छे से आ पाएगा। आओ क्या है यार, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लाइट जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है, यानी डायरेक्टली लीनियर प्रोपगेशन। जरूरी नहीं है, अगर उसके रास्ते में कोई अड़चन आ जाए, यानी कि कोई मीडियम चेंज हो जाए, तो वो अपना पाथ चेंज भी कर सकती है। कैसे, आओ देखते हैं। तो इसको पहले रिफ्रैक्शन को देखो, डेफिनेशन अगर देखूं ना, तो इस डेफिनेशन तो ये होती है भाई, इसकी बेंडिंग, पाथ की बेंडिंग। जब लाइट जा रही है, अपना रास्ता बदल ले रही है मीडियम चेंज होने पे, वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। लेकिन ऐसा होता क्या है, इसके पीछे के लॉजिक समझते हैं। देखो, अगर मान लो तुम्हारी मस्त, तुमने एग्जाम पास कर लिए, तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हारे पैसे वैसे कमा लिए, दुबई में गए हो घूमने, हनीमून मनाने गए हो मान लो। अब वहां पे तुम जंगल डेजर्ट सफारी करने निकल रहे हो, तो रोड पे तुमने दिमाग लगाया, आओ थोड़ा साइंस चेक करें। रोड पे तुम इस तरह से ये पाथ फॉलो करते हो, अपनी कार को डेजर्ट में ले जाना चाह रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा होगा जब तुम्हारी कार के फ्रंट व्हील जो है ना, आगे वाले दोनों, वो इस तरह से होंगे, है ना। एक व्हील तुम्हारा रोड पे होगा, एक व्हील तुम्हारा डेजर्ट पे होगा। अब एक्सीलेटर तो तुमने सेम ही दे रखा है, तो जो रोड वाला होगा ना, वो तेज चल रहा होगा, क्योंकि रोड पे कार तेज चलती है नॉर्मली डेजर्ट के मुकाबले, और डेजर्ट वाला स्लो चल रहा होगा। तो ये वाला व्हील जो डेजर्ट में है, ये स्लो चल रहा होगा और रोड वाला तेज चल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे अगर तुम्हारी कार जा रही थी ना, अब यहां पे रोड वाला तेज चल रहा है और डेजर्ट वाला स्लो, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये पाथ तुम्हारी कार फॉलो करने लगेगी। समझो, ऐसे आ रही थी, ये वाला तेज चल गया, ये वाला स्लो, तो कुछ इस तरह से बेंड हो गई और ये पाथ फॉलो कर लिया। यही होता है लाइट के साथ भी। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में, एयर में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। और इन अलग अलग स्पीड की वजह से लाइट भी अपना पाथ को थोड़ा टिल्ट कर लेती है, बेंड कर लेती है, और उसी को हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई कहानी, क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है लाइट की। कोई पूछे तो बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। समझे कहानी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे भाई डेफिनेशन देखो, हमने जो पढ़ा क्या, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन दे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। वही जो हमने बोला था। रीजन क्या है भाई, अलग अलग मीडिया में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसीलिए लाइट बेंड करती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाक से। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने सुन तो लिया, आओ एक देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ये है एक पानी का ग्लास, ये है एक पेन, जो कि अभी तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, लेकिन जैसे इस ग्लास में जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाता है, हो गया टेढ़ा सा। ऐसा क्यों हो गया? असलियत में ये पेन टेढ़ा हो गया, या तुम्हें लग रहा है, या फिर ये रिफ्रैक्शन का जादू है? ये है रियलिटी में रिफ्रैक्शन। पेन सीधा का सीधा है, लेकिन बस पानी में जाने की वजह से तुम्हें ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है। चलो जी देख लेना एग्जांपल, समझ में आ गई कहानी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये होता है रिफ्रैक्शन। अब यार हमने देख लिया रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी अलग अलग मीडियम में। अब ये मीडियम्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि किस में लाइट कितनी बेंड होगी, कैसे पता लगेगा? ये यार रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम करके कुछ चीजें होती हैं। अभी डिटेल में समझ लेंगे क्या व्हाट डू यू मीन बाय रेयरर, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसर। लेकिन लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो बिहेव कैसे करती है, किधर को बेंड होती है, इधर को उधर को, वो समझ लेते हैं। ठीक है, और कलर ले लेते हैं कोई बढ़िया सा, ये वाला। ठीक है, ये पहला केस ले लेते हैं जिसमें लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की जाने के लिए है। ठीक है, पहला मीडियम मेरा कैसा है? रेयर मीडियम है, ये है रेयर मीडियम। और दूसरा मीडियम मेरा कैसा है? डेंस मीडियम है। अब ये रेयर डेंस होता क्या है अभी समझेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं। तो यार ये अगर मेरी लाइट ऐसे है, ये मेरी इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, यानी कि जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है।
यहां पे मैं फटाक से एक मैंने नॉर्मल बना ली जो कि पैरेलल टू द सरफेस रहने, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहने वाली है, एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर ली। अब यहां पे क्या होगा, लाइट बेंड करेगी किधर को, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड करेगी। असलियत में लाइट का पाथ कैसा होना चाहिए था, लाइट का पाथ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लाइट ने क्या डिसाइड किया, लाइट ने डिसाइड किया कि हम नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएंगे, नॉर्मल की तरफ को खिसक जाएंगे, ठीक है, तो वो इसलिए इस साइड को खिसक गई। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस अगर मैं बात करूं, अब लाइट क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ को जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ को जा रही है। तो पहला मीडियम मेरा डेंस है और दूसरा मीडियम मेरा रेयर है, ठीक है। तो लाइट अब ऐसे जाने की सोच रही है, तो पहले मीडियम में ये ऐसे आई लाइट, सीधी सीधी बढ़िया से चलती हुई, सीधी नहीं है टेढ़ी है, सीधी बना लेते हैं, ऐसे आई लाइट। अब जब ये रेयर मीडियम में जाएगी ना, तो ये नॉर्मल, अच्छा ये मेरी नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी, यानी कि अब लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी। इसका एक्चुअल पाथ क्या था, इसका एक्चुअल पाथ अगर ये सीधी चली जाती ना तो कुछ इस तरह से होता, लेकिन इसने डिसाइड किया कि भाई मैं नॉर्मल से दूर जाऊंगी, मैं नॉर्मल से दूर जाऊंगी। तो डेंसर से रेयरर जाओगे तो नॉर्मल से दूर जाओगे, रेयरर से डेंसर जाओगे नॉर्मल से पास। याद कैसे करें, याद कैसे करें, सिंपल सा देखो, बचपन में तुम लोग घूमने उमने जाते थे, मेले वेले में जाते थे अपने पापा मम्मी के साथ, भीड़ भाड़ होती थी, तुम क्या करते थे, तुम अपने पापा मम्मी से चिपक के रहते थे ना। अगर घर से निकल रहे हो तो भाई जब खाली खाली जगह है, रेयर जगह है, लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह में घुस गए, अब तुम्हें डर लग रहा है मैं खो ना जाऊँ, तो मम्मी पापा से चिपक के रहते थे, तो नॉर्मल से चिपक के रहते थे। ऐसे ही डेंस में घुसते हुए तुम नॉर्मल से चिपकने की कोशिश करोगे, पास में रहने की कोशिश करोगे। वहीं पे अगर जब तुम पार्क वार्क में जाते थे, यहाँ भीड़ भीड़ नहीं होती थी, संडे मॉर्निंग में चले गए घूमने पापा के साथ, है ना, पार्क में टेक घूमने, तो पापा बैठे हुए अलग टेबल पर और तुम दूर मस्त झूला झूल रहे हो, क्योंकि वहां पर तुम्हें खोने का डर नहीं है ना, खोने का डर नहीं है, मस्त से दूर दूर जाके झूला झूल रहे हो। तो वही जब तुम डेंसर से भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुली जगह पे आओगे ना, यानी कि रेयर वाली जगह पे आओगे, तो तुम आराम से घूमोगे, इधर उधर घूमने फिरने की, दूर जाओगे, नॉर्मल से पापा से दूर जाने की कोशिश करोगे। वो यहाँ हो रहा है। तो भाई रेयर से डेंसर जाओगे तो नॉर्मल की तरफ, और डेंस से रेयर जाओगे तो नॉर्मल से अवे। ये चीज याद रखनी है अपने को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यार कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं रिफ्रैक्शन के, जैसे रिफ्लेक्शन के थे ना, वैसे रिफ्रैक्शन के भी हैं। रिफ्लेक्शन का एक रूल तो बिल्कुल कॉपी कर लिया आपने। क्या यार, एक रूल ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। प्लेन मैंने याद करो दिखाया था तुम्हें, कुछ इस तरह का मेरा प्लेन था। अब यहां पे भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सारे की सारी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, यानी कि एक 2D डायमेंशन में लाई करने वाली है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो हमने वहां पढ़ा था रिफ्लेक्शन में वही रिफ्रैक्शन में, बस नाम चेंज हो गया। क्या, रिफ्रैक्टेड रे आ गया, ठीक है, इंसिडेंट तो वही है, रिफ्रैक्टेड रे आ गया बस, और सब कुछ सेम है, ठीक है। दूसरा लॉ बहुत काम का है। इस लॉ का एक और नाम होता है, वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है स्नेल्स लॉ। ये वाला स्नेल नहीं, ये घोंगे वाला स्नेल नहीं कह रहा हूं मैं, इसका नाम होता है स्नेल्स लॉ। अभी स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है बेसिकली डिफाइंड होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो उस कंडीशन में कैसे बेंडिंग होगी, कितनी बेंडिंग होगी, उस पर डिफाइंड होता है। इसके हिसाब से क्या होता है, देखो ये हो रहा है, वो ये बेंडिंग चल रही है ना, यहाँ पे मस्त बेंडिंग मस्त चल रही है। ये मेरी इंसिडेंट रे है, क्या है ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी नॉर्मल है, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। अब ये कुछ एंगल्स भी बना रहे हैं, जैसे वहां पे एंगल बनते थे ना, वैसे यहाँ पे भी ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी आर से नोटेट करते हैं, ठीक है, ये वो पॉइंट है। अब यहां पे ये जो स्नेल्स लॉ होता है ना, वो ये कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इनका अगर मैं रेशियो ले लूं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मतलब क्या हुआ इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है। अच्छा, ये भी फॉर अ कांस्टेंट पेयर ऑफ मीडिया के लिए, एक कांस्टेंट पेयर ऑफ मीडिया। अगर तुमने मीडिया डिसाइड कर ली कि भाई तुम्हारा जो लाइट है वो हमेशा एयर से वाटर में ही जानी है, एयर से वाटर में ही लाइट अगर तुम्हारी जानी है, ये तुमने डिसाइड कर लिया, तो अब तुम कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, रिफ्रैक्शन चेंज करो, कुछ भी करो, है ना, इन आई आर के वैल्यू के चेंज होने से ये कांस्टेंट हमेशा वही रहेगा, इनका रेशियो हमेशा वही रहेगा।
अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि एयर टू वाटर ही रहना है हमारी सिचुएशन हमेशा, तो ये कांस्टेंट यानी इनका रेशियो हमेशा सेम वैल्यू रहेगी। समझ में आई? तो अगर इसका डेफिनेशन एक बार देख लो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया यानी पेयर ऑफ मीडिया तुम्हारी डिसाइडेड फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, इसका ये एक्सप्रेशन होता है। अभी कांस्टेंट क्या होता है? इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं म्यू। ये म्यू क्या है? म्यू लिख देते हैं या कई बार इसको एन भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये एन क्या है, ये म्यू क्या है, इसको समझेंगे। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में समझते हैं इसको थोड़ा यहां पे आके, ठीक है। कहां पे? यहां पे आके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई बेंड हो रही है लाइट, मीडियम चेंज कर रही है तो लाइट बेंड हो रही है, लेकिन कितनी बेंड हो रही है, कौन से मीडियम में ज्यादा हो रही है, कौन से मीडियम में कम हो रही है, कौन बताएगा? ये बताएगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि कहां पे कितनी बेंडिंग हो रही है, इसका मेजर क्या है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कैसे कर लें? कैलकुलेट करने का तरीका वही है, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट वाली और एक होती है रिलेटिव वाली। एब्सोल्यूट मतलब सादा, अगर मैं बोलूं मेरी हाइट 5 फीट है या 6 फीट है तो वो एब्सोल्यूट है, यानी कि मेरे को अपनी, अगर तुम सुनोगे या कोई और दूसरा सुनेगा ना तो वो समझ जाएगा 6 फीट है सर की हाइट, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरी हाइट गोलू से ज्यादा है और मोलू से कम है, अब तुम्हें गोलू मोलू की हाइट तो पता नहीं है तो मेरी हाइट कैसे पता कर पाओगे? वो हो गया रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि किसी के रिलेशन में तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट वाला। एब्सोल्यूट जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम कितनी होती है, एयर मान लें या वैक्यूम मान लें 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी होती है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी होती है। ये सब अगर यहाँ पे AWG लिखा है ना, ये मतलब ये मीडियम के नाम लिखे हैं और इनके आगे इनकी वैल्यू रख देंगे, ये इनकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वहीं पर रिलेटिव जब हम बोलते हैं ना तो किसी के रेस्पेक्ट में हम बताते हैं। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या हो गया? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में। अब मुझे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाननी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिलेटिव है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये एब्सोल्यूट की मदद से रिलेटिव वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आई कहानी? ये होती है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली कहानी। अब जो पीछे हमने देखा था ना, ये जो म्यू आ रहा था ना, अगर म्यू या एन, अच्छा म्यू भी लिख सकते हैं एन भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। किसी किताब में तुम्हें म्यू लिखा दिख जाएगा, किसी में एन लिखा दिख जाएगा, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। यहां पे अगर मैं जा रहा हूं एयर से वाटर की तरफ ना, तो ये हो जाएगा म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर या एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगी कहानी, ठीक है। समझ में आई क्या समझ में? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एक और चीज से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट से भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे भाई? देखो अगर मैं यही लिखता हूं ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जैसे ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये वैक्यूम है और ये एक मीडियम है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूं ना, ये देखो W, यहां पे मैं लिखूंगा V, यहां पे लिखूंगा V, सिंपल। अब ये जो W है ना, इसके ये नीचे वाले पे चले जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे चले जाएगा और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। बस हो गया। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? म्यू W बाई म्यू ए या फिर VA बाई VW। अब ये VA क्या है? ये VA है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जिसको हम C भी लिखते हैं, और इस C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे क्या? ये होती है भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। और मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। अगर मीडियम में तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, दोनों मीडियम्स की, जिसमें से आ रही है और जिसमें जा रही है, तो तुम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव या एब्सोल्यूट निकाल सकते हो। समझ में आई कहानी?
समझ में आई? ऐसे ही स्नेल्स लॉ में भी यूज कर सकते हो तुम, स्नेल्स लॉ में भी यूज कर सकते हो। क्या? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, स्पीड ऑफ लाइट v लिख दिया मैंने। अब कौन सी वाली कहां पे, ठीक है, तो पहले अगर मैं म्यू के टर्म्स में लिखता हूं, अगर मेरा ये वाटर है और ये मेरा एयर है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहां पे अगर मैं v के टर्म्स में लिख दूं तो ये हो जाएगा a ऊपर चला जाएगा और w नीचे आ जाएगा। बस ये हो गई भाई कहानी, ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार, और इस फॉर्मूले से तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो ये हो गई स्नेल्स लॉ की कहानी। चलो जी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैंने तो बताया था कि रेयर मीडियम, डेंस मीडियम, ये क्या मतलब है यार। दो चीजें होती हैं, तुमने मास डेंसिटी सुना होगा, मास डेंसिटी सुना होगा, जो होता है रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, सुना है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है मास डेंसिटी। कौन सा सब्सटेंस ज्यादा डेंस है, सॉलिड ज्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड कम होते हैं, गैसेस और कम होते हैं, वो टोटली मास डेंसिटी होती है, उनके पैकिंग, उनके मॉलिक्यूल्स की पैकिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, ये मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है कि कौन सा मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, या बेंड भी नहीं बोलूंगा, कौन सा मीडियम लाइट को कितना ज्यादा स्लो डाउन कर सकता है। यानी कि जैसी लाइट घुस रही है, जैसे ही लाइट किसी मीडियम में घुस रही है ना, मीडियम के सारे पार्टिकल कोशिश कर रहे हैं कि लाइट को धीरे करो, धीरे करो, धीरे करो, स्लो डाउन करो। जो जितना ज्यादा स्लो डाउन कर पाता है मीडियम, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, यानी कि वो ज्यादा डेंस होता है। डेंस कौन होता है? जो ज्यादा स्लो डाउन कर देता है मेरा लाइट को। और रेयर कौन होता है? जो कम स्लो डाउन कर पाता है, यानी कि लेस स्लो डाउन कर पाता है लाइट को। समझे? सिंपल। डेंस वाला जिसमें ज्यादा लाइट स्लो हो गई, यानी ज्यादा लाइट स्लो हो गई और ज्यादा बेंड हो गई, ठीक है, स्लो लिख देते हैं अपन। और रेयर वाला जिसमें लाइट कम स्लो हो रही है, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो ये होता है भाई ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब। कभी भी मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि मास डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मीडियम की ज्यादा होती है, लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, वहां पे तुम्हारे लिए ब्लंडर हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है तुम्हें। फिर देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। यार ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है? सिंपल, एक लाइट लो, लेजर लाइट लो, मैं कहता हूं लेजर लाइट लो, उसको इससे ग्लास स्लैब रखो, उस पर ऐसे इंसिडेंट करो, तो कुछ इस तरह से तुम्हें डायग्राम, मतलब कुछ इस तरह से लाइट का पाथ फॉलो करते हुए मिलेगा। ये डॉटेड डॉटेड तो हमने एक्स्ट्रा बनाया है, लेकिन इस तरह से तुम्हें पाथ दिखेगा लाइट का। अब इस पाथ को हम जरा ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ नामकरण करके। पहले ये रे आ रही है, ये मान लो तुम्हारा एयर है और ये तुम्हारा ग्लास है, और ये रे वापस से एयर में चली जाती है, ठीक है, 1 से 2, 2 से फिर से वापस 1। तो ये जो रे आ रही है ना, इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। ये तो पता ही है भाई, बार बार लिखते आ रहे हैं हम, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल। ये भी हम बार बार देख चुके हैं। यहां पे लाइट अपना पाथ चेंज करेगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ को आएगी। देखो नॉर्मल की तरफ को आ गई। इसका असली पाथ कैसा होना चाहिए था? इसका असली पाथ होना चाहिए था कुछ ऐसा, कुछ ऐसा पाथ होना चाहिए था इसका असली, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ को आ गई। ठीक है जी, ओके, दिख रहा है ना, क्लियर, ओके। देन फिर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो गई भाई यहां पे, इस पॉइंट पे, इसको ए लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई। अब दोबारा जब ये मीडियम में चल रही है, ग्लास में चलती जा रही है, यहां पे दोबारा से बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये वापस डेंस से रेयर जा रही है, यानी कि अब ये नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। तो ये नॉर्मल ये बना दी मैंने, अब ये नॉर्मल एन डैश से दूर जाने की कोशिश करी और ये दोबारा बेंड हो गई। तो ये मेरा फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया और ये मेरा ई हो गया, जो कि होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां पे मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बन गया। तो ये मेरी फाइनल इमर्जेंट रे निकल गई। कौन सी रे है ये? इमर्जेंट। और ये बीच में कौन सी रे थी? ये थी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां इंसिडेंट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई और इमर्जेंट रे हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गया भाई पाथ मेरी रे ऑफ लाइट का, जो कि ग्लास स्लैब में जा रही है और ग्लास स्लैब से निकल रही है। अब जरा ध्यान से देखो तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, मतलब जो एक्चुअल पाथ था इंसिडेंट रे का और इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं क्या? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा है क्या? डार्क करके बना दूं क्या?
अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या? इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट रह रहा है, हमेशा ही कांस्टेंट रह रहा है। तो यानी कि ये दोनों पैरेलल है। तो मतलब इसका क्या निकलता है कि रे ऑफ लाइट जो है ना, यहां पे जितनी बेंडिंग हुई थी, पॉजिटिव बेंडिंग कह लो, ठीक है, ये अंदर की तरफ को, उतनी ही बेंडिंग यहां पे हो गई नेगेटिव, यानी बाहर की तरफ को। तो बेंडिंग ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो गई। बस इनके बीच में थोड़ा सा शिफ्ट आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया। और वो गैप को मैं क्या कहूंगा? इस गैप को मैं कहता हूं क्या? लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। अगर कहीं लिखा मिल जाए लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो वो यही होता है, ठीक है। द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, ये पाथ तुमसे पूछा जा सकता है, ये लैटरल शिफ्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और इससे कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज जैसे कि हमने मिरर्स पढ़े थे ना, वैसे ही हमारे लेंसेज है, बहुत सिमिलर हैं। वो पढ़ा है ना, तो ये इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो क्या करते हैं ना, वहां पे एक ग्लास बॉल ली थी, यहाँ पे 2 ग्लास की बॉल लेंगे, सॉलिड लेंगे इस बार। तो क्या करेंगे, पहले ग्लास की बॉल ली, उसको हमने एक ग्लास बॉल ये है, दूसरी ग्लास बॉल ये है, तो ये कर लिया। इनके बीच का ये जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला एरिया काट के निकाल लिया। तो इस तरह का कुछ हमारा शेप बन गया, इस तरह का हमारा शेप बन गया, ठीक है। एक तरह का लेंस तो ये हो गया। फिर से हमने एक बार लिया, एक ग्लास बॉल ये ली, दूसरी ग्लास बॉल ये ली, इनके बीच में ये जो बीच वाला जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों ग्लास बॉल के, ये वाला, यहां पे हमने ग्लास भर दिया और वो बॉल्स हटा दी। तो कुछ इस तरह का हमारा शेप बन गया। तो ये हमारे 2 प्रकार के लेंसेज बन जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम स्फेरिकल लेंसेज, और इनका नामकरण होता है कैसे? एक पहले वाले का नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे वाले का नाम होता है कॉनकेव लेंस। क्या होता है? कॉनकेव लेंस। भाई नाम तो बिल्कुल सेम है, जैसे वहां पे थे ना मिरर्स के, वैसे ही यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां का कॉनकेव, यहाँ का कॉन्वेक्स हो जाता है, यहाँ का और बिल्कुल मतलब उल्टा हो जाता है। समझ गए? नाम सेम है, लेकिन चीजें थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक अल्टी पल्टी हो जाती हैं। चलो जी आगे देखते हैं। अब इनका नाम भी कैसे डिसाइड किया जाता है? नाम डिसाइड करने के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मान लो इसके 2 सर्फेस होते हैं, वहां पे एक ही सर्फेस था, यहाँ पे 2 कर्व्ड सर्फेसेस होते हैं लेंसेज में। तो अगर दोनों कर्व्ड सर्फेस बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, तो ये हो गया डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स। अगर एक सर्फेस कर्व्ड है और दूसरा प्लेन है, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन और दूसरा कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स। ऐसे ये अगर दोनों ऐसे कॉनकेव हैं, तो ये हो गया डबल कॉनकेव, और एक प्लेन एक कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। इस तरह से हम नाम देते हैं। ज्यादातर हमारे काम में जो अभी हमने देखे ना, दोनों साइड वाले, यानी ये वाला और ये वाला ही आता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यार रूल्स देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल ही इमेज फॉर्मेशन का मेरे लाल। हमें इमेज फॉर्मेशन ही करवानी है। जैसे वहां पे केसेस थे ना हमारे टोटल 8 केसेस, ऐसे यहां पे भी हम 8 केसेस पढ़ने वाले हैं। तो आओ इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो क्या होते हैं ना, कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है? पहला रूल देखो, यहां पे क्या होगा, क्योंकि वहां पे एक सरफेस था तो एक फोकस एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे 2 सरफेस है तो 2 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक फोकस यहां होता है F1, और यहां पे इसका डबल यानी 2, यानी C जो होता है ना, उसको मैं 2F1 लिख लेता हूं। ऐसे ही एक फोकस यहां होता है F2, और यहां पे 2F2, ठीक है। ये इस वाले सरफेस का, ये इस वाले सरफेस का। अब पहला रूल ये कहता है मेरा कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, इस तरह से बेंड होगी कि वो हमेशा ही फोकस से पास करती हुई जाएगी। ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस से पास करती हुई जाएगी। यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आ रही है, तो हमेशा ही फोकस से पास करती हुई जाएगी। चलो जी पहला हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा, अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई जा रही है, फोकस से पास करती हुई जा रही है, तो वो इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। दूसरी रे क्या है? अगर पास थ्रू फोकस हो रही है, पास थ्रू फोकस हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है भाई। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, अगर कोई रे इस तरह से है कि वो ऑप्टिकल सेंटर, ये जो इसका सेंटर होता है ना, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहां पे क्या था,
वहां पे था पोल, यहां पे है ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है ना तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी, यानी कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, पासिंग थ्रू ओ, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी। ये होती है 3 स्पेशल रेज, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रे डायग्राम बनाने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन वाले। आओ बिना देर करे स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपनी इमेज फॉर्मेशन की कहानी। ये तो कॉनकेव का हो गया, ये सॉरी वो था कॉन्वेक्स लेंस, और ये है मेरा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? इसमें भी बस सेम है, वो होता है मेरा कन्वर्जिंग, ये होता है मेरा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इसमें क्या है, पहली रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये डाइवर्ज होगी, इस रे यहां से रेज जो होंगी वो डाइवर्ज होंगी। अगर मैं नाम लिख लूं यहां पे, अब यहां पे रेज डाइवर्ज होंगी किस तरह से कि उनको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाएगा ना तो वो फोकस से पास कर रही होंगी, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गई पहली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी बताओ, दूसरी बताओ, अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई जा रही है, अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई जा रही है तो ये किस तरह से जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है, ठीक है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है। फोकस से पास करती हुई जा रही है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तीसरी रे बताओ, तीसरी पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जाती है तो वो अनडेविएटेड ही चली जाती है, ठीक है। ये 3 रेज हो गई, वेरी सिमिलर टू दी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसी की तरह बहुत सिमिलर है। अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। भाई लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं और नंबर दे के जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है आना तुम्हें। इसमें भी भाई 8 केसेस पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के और 2 पढ़ेंगे कॉनकेव के, बहुत इजी हैं। अगर तुमने मिरर वाले याद कर लिए ढंग से ना, अच्छे से पढ़े हैं, तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है तुमको। तो भाई एक एक करके स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो यार पहली बार क्या हो रहा है, वही सेम पैटर्न है, ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने इन्फिनिटी पे, फिर धीरे 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 नजदीक ला रहा हूं। तो यार ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे, तो रेस क्या होती है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो देखो जी आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही है सारी। अब ये सारी हमारे कॉन्वेक्स लेंस से इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगी कि ये एक पॉइंट पे जाकर मिल जाएंगी, क्योंकि इसका नाम ही होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे मिलाने वाला, ठीक है। तो यार ये एक पॉइंट पे जाके सारी की सारी रेज मिल जाएंगी, वो ये पॉइंट होगा तुम्हारा, और इस पॉइंट को मैं कहता हूं फोकस। यही पॉइंट होता है मेरा फोकस, ठीक है। समझ में आई कहानी? तो ये भाई पहली केस में जब ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा है, उस केस में पोजीशन क्या बन रही है, मेरे पोजीशन क्या आ रही है इमेज की, वो हो रही है फोकस पे। और क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे बन रही है, इसलिए पॉइंट साइज यानी कि वेरी स्मॉल रहने वाली है, ठीक है। और नेचर कैसा बन रहा है यार, इमेज जो है ना, देखो रेज जो है असलियत में मिल रही है, नकली में जबरदस्ती करके तो मिलानी नहीं पड़ रही है, तो रियल और इन्वर्टेड रहने वाली है। रियल और इन्वर्टेड रहने वाली है इमेज मेरी, ठीक है भाई। समझ में आई कहानी? चलो जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगले 5 केसेस हम यहां देखेंगे नहीं, हम देखेंगे अपने सिमुलेशन वाली वेबसाइट पर, जो कि मैंने तुम्हें पहले दिखाया था मिरर्स में, वैसे ही। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाऊंगा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन वैरी करके इमेज की पोजीशन दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा बियॉन्ड 2f, ठीक है। ये मेरा f है, यहां पे मेरा 8 पे 2f है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2f। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये मेरा कौन सा केस है, ये है सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। अब यहां पे देखो 2 रेज निकालूंगा, कौन सी? पहली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि भाई वो फोकस से पास करती हुई जाएगी। ये मेरा f2 है और ये मेरा 2f2 है, ठीक है। फोकस से पास करती हुई निकल गई। दूसरी मैं फोकस से पास करूंगा, ये मेरा f1 है, ठीक है।
फोकस से पास करूंगा, इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। दोनों रेज मेरी कहां मिली, यहां मिली, और यहां पे मेरी बन जाएगी इमेज। ये है मेरा ऑब्जेक्ट और ये है मेरी इमेज। अब जरा से थोड़ा गौर करो, पोजीशन कहां बन रही है, पोजीशन इमेज की कहां है यार, पोजीशन ना F2 और 2F2 के बीच में है, F2 और 2F2 के बीच में है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है भाई। अगला देखो, साइज क्या है यार, ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज मेरी छोटी है, यानी कि स्मॉल साइज है। नेचर क्या है, रेज असलियत में मिल रही है, यानी कि रियल इमेज है, और रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ठीक है, रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ये हो गया मेरा सेकंड केस। थर्ड केस पे बढ़ते हैं। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आता हूं, जो कि मैं ले आऊंगा कहां पे, 2F पे। अब मैं ले आया 2F पे। ये क्या है, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2F, ऑब्जेक्ट एट 2F पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दो रेज निकालूंगा, एक जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट इस तरह से होगी कि वो फोकस से पास करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी, अब यार ये फोकस से निकलवा दी मैंने, और ये इस तरह से जाएगी कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। बिल्कुल सेम रेज ही लेनी है, तो यहां पे जाके मिल जाएगी। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, वो मेरी इमेज है। अब ये एक स्पेशल केस है, कैसे, इसमें इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम रहता है, और क्योंकि 2F पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पे 2F पे, इस वाले 2F पे मेरी इमेज बन रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से कि इमेज का कहाँ बन रही है, एट 2F। ठीक है, साइज क्या है, सेम साइज है। नेचर क्या है, रेज असलियत में मिल रही है, यानी कि रियल है, और साथ में इन्वर्टेड है। तो ये कहानी रहती है मेरे थर्ड केस की। फोर्थ केस पे बढ़ते हैं फटाफट से। फोर्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आया, ऑब्जेक्ट को 2F के और F के बीच में रख दिया, F और 2F के बीच में रख दिया। ये मेरा कौन सा केस है, ये मेरा फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, अब देखो फिर से दो रेज निकालो, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे फोकस से पास करती हुई। अब ये दोनों रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली, इस वाली फोकस से पास करती हुई निकल जाएगी, फोकस से पास करती हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो कहीं यहां जाके ये मिल रही होंगी, यहां जाके ये मिल रही होंगी। अब यहां पे इमेज कैसी बनेगी, इमेज मेरी कैसी बनेगी, कहां बन रही है पहले तो बताओ। ये बन रही है भाई 2F2 के भी पीछे, यानी कि बियॉन्ड 2F2। और साइज कैसा है, देखो यार ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा है, इमेज मेरी कुछ नहीं तो कुछ इतनी बड़ी तो बन रही होगी ना, इतनी बड़ी, यानी कि मैग्नीफाइड है। नेचर कैसा है, असलियत में बन रही है क्या यार, रेज असलियत में मिल रही है, इसलिए रियल बन रही है, और रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होना ही है। तो ये भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मेरी इमेज की फोर्थ केस में। चलो जी फिफ्थ केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस में इमेज को मैं, ऑब्जेक्ट को रख देता हूं फोकस पे, ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे जब रख दिया, ये मेरा फिफ्थ केस है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब मैंने इसको फोकस पे रख दिया, तो ये जो रेज है ना, पहली रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई अनडेविएटेड जाती है, ये दोनों रेज रिफ्रैक्ट इस तरह से करती हुई जाएंगी ना कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये दोनों रेज ना पैरेलल जाएंगी। और पैरेलल रेज कहां जाके मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे हो सकता है मिल जाए, इसीलिए जो इमेज बनती है, यहाँ पे इमेज बनती है, वो कहां बनती है, एट इन्फिनिटी बनती है। रियल या इन्वर्टेड, देखो सीधी बात है, इस साइड को है कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, इन्फिनिटी पे तो मिलेंगी तो है ही, तो यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनती है इमेज। साइज क्या होगा भाई, जितनी आगे जाके मिलेंगी उतना नीचे जाके मिलेंगी, जितनी आगे जाएंगी उतना ही तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, यानी कि साइज बढ़ता चले जाएगा, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो भाई ये तीन चीजें यहां पे है हमारे फिफ्थ केस में। सिक्स्थ केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, क्यों, क्योंकि अब मैंने ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया है अपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये फिफ्थ केस है, सॉरी सिक्स्थ केस है, जहां पे ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन
एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर है। ये रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, ये रखा है ऑब्जेक्ट। दो रेज निकालो, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दो, निकाल दी। रिफ्रैक्ट इस तरह से होगी कि वो फोकस से पास करती हुई निकल जाएगी। दूसरी रे निकाल दो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये अनडेविएटेड चली जाएगी। अब ये दोनों रेज देख रहे हो तुम, बिल्कुल एकदम डाइवर्जिंग है, फैल रही है, दूर दूर जा रही है, आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। इनको मिलाना है तो इनको पीछे खींचना पड़ेगा, तो इसीलिए इनको पीछे खींचा। इनको जब पीछे खींचा तो ये इस पॉइंट पे जाके मिली, इस पॉइंट पे जाके, और ये मेरी एक इमेज तैयार हो गई। अब ये इमेज कैसी है, ये देखो इसका पोजीशन क्या है। पहले तो ये है बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी पीछे है भाई, ये ऑब्जेक्ट के पीछे सेम साइड में है, सेम साइड ऑफ द लेंस है, ऑब्जेक्ट के भी पीछे सेम साइड में, ठीक है। और क्या है, और क्या है भाई, साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है, बड़ी दिख रही है मुझे। क्या रेज असलियत में मिल रही है, ये बताओ, क्या रेज असलियत में मिल रही हैं? नहीं, असलियत में नहीं मिल रही हैं रेज, रेज सिर्फ जबरदस्ती मिलाई जा रही हैं, इसीलिए इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट तो होगी ही होगी। ये केस बहुत ज्यादा काम का है, जैसे हमारे मिरर में सिक्स्थ केस था वैसे ही यहां पे भी सिक्स्थ केस है। एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह हमारे कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, सिर्फ यहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। समझ में आई कहानी। अब बचते हैं हमारे दो केस जो कि हैं, आगे बढ़ो। हाँ, ये एक टेबल दी हुई है कि भाई एनसीईआरटी की टेबल है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, कहां पे हमारी इमेज बनी, क्या नेचर आया, यहां पे सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। देख लो 5 में सेम है, अगली वाली यानी सिक्स्थ केस जो अभी जस्ट पढ़ा उसमें वर्चुअल इरेक्ट है। अब यहां पे बचते हैं हमारे दो केसेस जो कि हैं हमारे कॉनकेव के, कॉनकेव लेंस के। आओ फटाफट से देख लेते हैं। सिंपल सिंपल, एक बार ऑब्जेक्ट को रख दो इन्फिनिटी पे, दूसरी बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दो। तो रख दिया भाई, इन्फिनिटी पे रख दिया तो रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगी कि भाई पीछे एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, और वो पॉइंट होगा ये। तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोकस, ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहां पे जाके मेरी इमेज बन रही है। अब इमेज के नेचर के बारे में लिख लेते हैं। पोजीशन क्या है, एट एफ। साइज क्या है, पॉइंट साइज यानी बहुत छोटी। नेचर क्या है, यार रेज असलियत में मिल रही है क्या? नहीं, असलियत में तो नहीं मिल रही है, जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करके मिलाई जा रही है, यानी कि वर्चुअल रहने वाली है, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट रहने वाली है, ठीक है। चलो जी, अगला केस देखते हैं। अगला केस कॉनकेव का, ऑब्जेक्ट को अब मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस को छोड़ के कहीं और रख दिया, यानी यहां रख दिया। अब यहां से दो रेज निकालूंगा, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि पीछे खींचने पे वो फोकस से पास करेगी, तो ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई अनडेविएटेड चली जाएगी। अब ये दोनों रेज कहां मिल रही हैं, यहां पे मिल रही हैं। अब देखो ये वाली रे तो सीधी सीधी है, लेकिन इसको मैंने जबरदस्ती खींचा है, यानी कि यहां पे भी जबरदस्ती वाली इमेज बनाई जा रही है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाई जा रही है। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है यार, बियॉन्ड लेंस तो है ही, बियॉन्ड द लेंस है, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस वाली सीन है, तो यानी वर्चुअल इरेक्ट है, सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बन रही है, यानी कि स्मॉल है, स्मॉल साइज है। तो भाई ये दो केसेस हो गए मेरे कॉनकेव लेंस के, 6 कॉन्वेक्स के, 2 कॉनकेव के, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, समझ में आई कहानी। चलो जी, अब फाइनली थोड़ा सा हम देखते हैं लेंस की पावर के लिए कि भाई लेंस का पावर, लेंस के पावर के बारे में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ये समझते हैं कि भाई कुछ जो न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं ना, वो न्यूमेरिकल्स में हम कैसे फॉर्मूला रखेंगे, कैसे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, कौन सा पॉजिटिव लेना है। मिरर में जैसे पढ़ा था ना, वैसे लेंस में लगभग सब कुछ सेम है। बस एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या चीजें। यार यू है हमारा, वी है, एफ है, एच ओ, एच आई, सारे टर्म्स वही हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। अब वही हमने कर दिया क्या यार, कार्टेशियन प्लेन को हमने अपने लेंस के ऊपर लाके रख दिया है। अब यहाँ पे इधर वाली चीजें सब हो जाएंगी पॉजिटिव, इधर वाली चीजें सब हो जाएंगी नेगेटिव, और ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है और साइन देख लेने हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो डिस्टेंस मेरे को, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, डिस्टेंस मेरे को सारी, जैसे वहां पोल से नापते थे ना,
यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। ऑल डिस्टेंसेस कहां से नापोगे? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाएंगी, यानी कि ये ऐसे। अब क्योंकि मैं इस साइड को आ रहा हूं तो इसीलिए मेरा u जो है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरी इमेज जो है वो मेरी यहां बन रही है तो इसके लिए भी डिस्टेंस नापूंगा ऐसे, तो यहां पे जो v होगा ना, अब क्योंकि मैं पॉजिटिव की तरफ को जा रहा हूं ना, पॉजिटिव की तरफ को, तो v मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ, अगर इसका फोकस यहां कहीं पे लाई कर रहा है, ये कौन है? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा उस साइड पे लाई करता है, तो इसका फोकस इस साइड पे लाई कर रहा है, तो अगर मैं फोकल लेंथ नापूंगा ना तो ये हो जाएगी फोकल लेंथ, और ये भी इस साइड को है, यानी कि पॉजिटिव साइड को है। ठीक है, पॉजिटिव साइड को है, तो फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव हो जाती है। ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, नीचे होगा तो ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव। ये चीज तो क्लियर है। चलो जी, समझ में आ गई कहानी। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे रख दो, दूसरी चीज और सब कुछ नापो ओ से, और पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव, नेगेटिव की साइड नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हर बार हम ऑब्जेक्ट चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो इधर ही रखते हैं ना, हर बार हम ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर बार नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ को है ना, इसलिए नेगेटिव ली जाती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। अच्छा, एक चीज हम मिस कर गए शायद, ये तो हमने कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ लिया, यहीं पे अगर कॉनकेव की बात करें, अगर हम कॉनकेव की बात करें, अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं तो कॉनकेव के लिए क्या होता है? कॉनकेव का जो फोकस होता है ना वो ये वाला होता है। कॉनकेव का फोकस, क्योंकि सारी रेज यहीं तो मिल रही है ना, तो कॉनकेव का फोकस ये वाला होता है। तो ऐसे अगर रेज जाती हैं तो पीछे एक्सटेंड करके यहां मिलती हैं, तो ये वाला फोकस होता है। तो कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होती है ना वो इस साइड को नापी जाएगी ऐसे, और ऐसे ये कौन है? ये है नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन याद रखना, क्योंकि जो फॉर्मूला अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन, उसमें साइन हम इस साइन कन्वेंशन की मदद से ही रखेंगे। बिल्कुल सेम साइन कन्वेंशन है, जैसे हमने वहां पढ़े थे वैसे ही हमने यहां पढ़े हैं। चलो जी, अब लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल u v और f के बीच में एक रिलेशन है, जैसे मिरर था वैसे ये है। अब मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बहुत मिलता जुलता है। कैसा है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस एक साइन चेंज हुआ है, उसके अलावा सब कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। द फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज ऐसा। अब यहां पे ये रखना है हमें विद साइन, सारी वैल्यूज हमें साइन के साथ रखनी है, जो कि हमें साइन कन्वेंशन से मिलेगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो ये सिचुएशन रहने वाली है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, जैसे वहां पे पढ़ा था, याद करो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहां पे भी मैग्निफिकेशन है। इसको भी हम m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला मिलता जुलता ही है बिल्कुल वहां के, HI/HO, लेकिन जो इसके बाद का एक्सटेंशन था ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पे हम V/U ही लेते हैं, वहां पे एक नेगेटिव साइन हम एक्स्ट्रा ले रहे थे, यहां पे हम नहीं लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है लेंस वाले केसेस में और मिरर वाले केसेस में, वो तुम्हें दिमाग में रखना है, क्योंकि अदरवाइज तुम क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज्यादा है तुम्हारे। ठीक है, वहां पे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस का साइन लेते थे, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इन चार क्वांटिटीज में से कुछ भी एक अननोन है, 3 दी हुई है, निकाल सकते हो, या मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, ये इनमें से कुछ निकालना है, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, SGRT एक्सरसाइजेस, तो इसको देखेंगे। ठीक है भाई, चलो जी आगे करते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं यार पावर का खेल। मैंने बताया ना पावर देखेंगे, हमारे लेंसेज होते हैं, चश्मा लगाते हैं, मैं लगाता हूं, मैं भी लगाता हूं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली में कोई लगाता होगा या तुम लगाते होगे। तो ऐसा क्या होता है कि कभी भी दो लोगों का स्पेक्टिकल या दो लोगों के चश्मे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ऐसी क्या अलग चीज हो जाती है? देखो कई बार क्या होता है, लोगों को दूर की चीज नहीं दिखती, उनके लिए अलग चश्मे होते हैं, इनको पास की नहीं दिखती, उनके लिए अलग होते हैं। अब दो लोग जिनको दूर की चीज नहीं दिख रही है, उनके लिए भी अलग अलग चश्मे होते हैं। वो डिफरेंस कहां से आता है? वो डिफरेंस आता है पावर ऑफ लेंस से। वो पावर ऑफ लेंस, अलग अलग लोगों की लेंस की पावर अलग अलग होती है चश्मों में। मैंने एक बार किसी और का चश्मा लगा के देखा था, मेरी आंखों में दर्द होने लगा था। ठीक है, सर में दर्द होने लगा था। क्यों? क्योंकि उसकी पावर हो सकता है ज्यादा हो,
उसके लेंस की, ठीक है, मेरे लेंस कम पावर का है, ठीक है। अभी पावर क्या है, ताकत होती है क्या, मुक्का मारो टूट जाए, वो वाली पावर नहीं, वो पावर नहीं है ये पावर होती है लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। कैसे, देखते हैं, डेफिनेशन देख लो एक बार इसकी। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज पावर, कि कितना ज्यादा हमारा लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, वो टर्म, वो मेजरमेंट हम पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे। पावर ऑफ लेंस जो होती है ना, इसको एक्सप्रेस करते हैं फोकल लेंथ की मदद से। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ है। अब ये f जो होगी ना, वो कैसे होगी, इन मीटर्स होगी, इन मीटर्स, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं रखना है f की वैल्यू, पावर को रखना है। पावर के लिए जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो फोकल लेंथ हम मीटर में लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब इस पावर का SI यूनिट जो होता है ना, वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर। अरे गलत लिख दिया क्या, डायोप्टर, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी अगर तुम चश्मा लेने जाओ या तुम्हारा कोई फ्रेंड, तो उसके जो लेंस की पावर कहते हैं ना -2 पावर है या -4 पावर है, -1.5 पावर है, वो -1.5 डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। किसी की +1.5 डायोप्टर होती है, ठीक है। तो वो कैसे निकल के आती है, वो फोकल लेंथ अगर हमें पता होती है ना, फोकल लेंथ की वैल्यू यहां रखते हैं इस फॉर्मूले में, और जो मेजरमेंट आता है, लेट्स से अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है, -20 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर अगर मुझे निकालनी है, ये फोकल लेंथ दी हुई है, तो पावर निकालनी है तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि पावर आ गई मेरी -5 डायोप्टर। समझ गए, ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं, हम इनको ऐसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।